वेलकम बैक दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक, दूसरा वर्ड है सर मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है सर? लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। ये ब्लूप्रिंट होता है कंपनी का। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, इसमें एग्जीक्यूशन भी होती है और उसको लॉन्ग टर्म को कंप्लीट करने के लिए फिर छोटे छोटे प्लान्स भी बनाए जाते हैं। तो ये हमने स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको लिखवा भी दिया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई कोई भी कंपनी अब कट थ्रोट कंपटीशन में काम कर रही है। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, एआई का जमाना आ गया है सर, जिस वजह से कंपनीज को बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करना पड़ेगा। तो सरवाइव कौन कर पाएगा सर? सरवाइव वो कर पाएगा जो अपने आप को चेंज कर पाएगा विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। यानी कि बहुत हद तक कहानी जो है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, ये इन्वायरमेंट के साथ ही डील करती है। इन्वायरमेंट दो टाइप का होगा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो बहुत सारी कंपनीज जो थी वो फेल हो गई, जैसे कॉम्पैक हो गया, जेट एयरवेज हो गया, नोकिया हो गया, जनरल मोटर्स, कोडैक, याहू, और ये आपका ब्लूबेरी सॉरी ब्लैकबेरी था, और ये रिलायंस भाई साहब हमारे, ये सब फेल हो गए थे क्योंकि अपने आप को टाइम से चेंज नहीं कर पाए। फिर मैंने आपको बताया था सर, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लान, यानी कि जिसके अंदर एक ऐसी बढ़िया तरीके की प्लानिंग करी जाती है और लॉन्ग टर्म की होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, लड़कियां भी अपनी प्लानिंग करती हैं शादी के लिए, सबके लिए। लड़के जो है गेम खेलते टाइम, पबजी खेलते टाइम प्रॉपर प्लानिंग करके जाते हैं। अब तो शायद इसके वो भी होने लग गए, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट भी होने लग गए। एग्जाम में चीटिंग करने के लिए भी सर प्लानिंग करी जाती है। तो ये सब क्या है सर? ये स्ट्रेटेजीज होती हैं। क्या होती हैं सर? स्ट्रेटेजीज। ठीक है। उसके अलावा मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था सर। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी किसी भी काम को कराने का सही तरीका, एक प्लान तरीके से काम करवाना, वो हमारा क्या होता है सर? मैनेजमेंट कहलाता है, जिसमें 5 फंक्शंस आते हैं। उसके अलावा मैंने आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि स्ट्रेटेजी लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ठीक है, जिसमें डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, इसमें ये 4 सवालों का जवाब हमें देने की कोशिश करता है। एक तो हम चाहते क्या है, व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, हम चाहते क्या है पहला। दूसरा कि हमें करना क्या है, व्हाट इट, वाव लिख दिया, ये है व्हाट इट वांट्स टू डू थिंग्स, उसके लिए हमें करना क्या है, एंड वेयर इट वांट्स टू गो, और हमें जाना कहां पर है। तो ये स्ट्रेटेजी होता है। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक और मैनेजमेंट को जब हमने साथ में पढ़ा तो हमने कहा स्ट्रेटेजी जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मैनेजमेंट मेनली है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी कि कलेक्टिवली हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। फिर मैंने आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये पढ़ लो, क्या है सर? सेट ऑफ एक्टिविटीज है। एक्चुअली में हमें ये एक्टिविटीज भी पढ़नी है। कह रहे कि वो एक्टिविटीज, वो सब काम करेंगे, फर्म मैनेजर काम करेगा, अंडरटेक टू पुट द फर्म इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, यानी कि भाई आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे पहुंच जाए टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट। Strategic management is made up of several distinct activities: developing the firm's vision, mission, strategic analysis, developing objective, creating, choosing, implementing strategies, and measuring, evaluating per परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, मैंने आपको लिखवा भी दिया था। लेवल्स मैंने आपको बता दिए थे स्ट्रेटेजी के सर, इसको हमें बाद में डिटेल में भी पढ़ना है। कॉर्पोरेट लेवल हो गया, टॉप लेवल के हो गए, डिविजनल लेवल हो गया, और उसके बाद फंक्शनल लेवल हो गया। तो ये हमने सारे पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में अलग अलग तरीके से। तो इंपॉर्टेंस कितने थे सर? एक बार याद करो, 7 टाइप के प्रोसेस थे, 7 पॉइंट थे टोटल। कितने पॉइंट थे सर? 7 पॉइंट। जिसका हमने कहा था कि अगर आप या मैं नोकिया के सीईओ होते तो हम ये 7 काम करते। क्या काम करते सर? सबसे पहले प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। ठीक है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। कह रहा प्रिपेयर करता, यानी कि आप सबसे पहला काम क्या करते सर? प्रिपेयर करते ऑर्गेनाइजेशन को टू फेस द फ्यूचर। क्योंकि लोग अब कीपैड वाले फोन से टच पे आ रहे थे, साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाते, साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाते, एंड आइडेंटिफाई मीन्स टू रीच देम। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड एक्टिविटी क्या करते सर? सेकंड एक्टिविटी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिवली काम करते इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव।
उसके बाद तीसरा हम काम करते हैं सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क जिसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रॉस होते हैं, कॉन्स होते हैं, डिटेल में चीजें लिखी होती हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस लिए? ताकि सर हम मेजर डिसीजन ले सके, क्या ले सके सर? मेजर डिसीजन ले सके फॉर चेंजेस इन मार्केट, कस्टमर डिमांड, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कराए थे। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या था सर? चौथे पॉइंट में था कि डायरेक्ट करता कंपनी को, यानी डायरेक्शन टू द कंपनी। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन। अब हमें डायरेक्शन देनी है कंपनी को कि आगे बढ़ना है, यानी सिम्बियन से अब हमें एंड्रॉइड पे आना है। इट हेल्प्स डिफाइन द गोल्स एंड मिशन, यानी कि अब भाई आपने मेजर डिसीजन के बारे में देख लिया, अब गोल्स एंड मिशन के बारे में बात करो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मिशन क्या है आपका, यानी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फिर कह रहा है इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। फिर हम क्या करते हैं सर? फिर हम डेवलप करते हैं सर्टन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एज। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद सर इससे हमें क्या मिलता? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मिलता अगेंस्ट मिस्टेक, और इससे हमारी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म तक चलती, दीर्घ आयु उसको मिल जाती, यानी हम कह सकते हैं उसको कि हेल्प्स टू एनहेंस लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस। उसके बाद ये मैंने आपको सातों पॉइंट करा दिए थे, यानी कि ये तो पॉइंट्स हो गए हमारे मेन मेन। हेडिंग याद होनी चाहिए, और हमें क्या याद होना चाहिए सर? हमें याद होना चाहिए कि उसके जो अंदर पॉइंट्स हैं, जो सेंटेंस हैं, सारी चीजें वो भी हमें याद होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई लिमिटेशंस भी होती हैं। कितनी लिमिटेशंस बताई थी सर? मैंने आपको 4 लिमिटेशंस बताई थी। कौन कौन सी लिमिटेशंस बताई थी बताओ मैंने आपको? सबसे पहले मैंने बताया था कि देखो, सबसे पहले तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इन्वायरमेंट मतलब एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस वजह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाने से इसका मतलब ये नहीं आप हमेशा हमेशा आप सही ही, मतलब आप एक दिन प्लानिंग बढ़िया हो गई अब तो आप भाई कंपनी चल जाएगी आपकी, ऐसा नहीं है, कभी कभी फेल भी हो जाती है। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, फिर शॉर्ट टर्म प्लान बनाने हैं, गोल्स बनाने हैं, विजन होना चाहिए आपका, मिशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। ये सब करने में टाइम बहुत लगता है सर, टाइम बहुत लगता है। तो ये हमने एग्जाम्पल से भी सीखा था कि हम प्लानिंग करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास हिम्मत और ताकत नहीं बच पाती। फिर क्या है सर? खर्चा भी बड़ा होता है इसमें, कॉस्टली प्रोसेस है, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकती। ठीक है, और उसके बाद की भी जो हमारा वो था कॉम्पिटिटर था, जैसे मैंने कोका कोला और पेप्सी का आपको बताया था, कॉम्पिटिटर जो था हमारा, उसका रिस्पॉन्स कभी कभी या बहुत हद तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या करेगा। तो जिस वजह से हमारा लॉन्ग टर्म का प्लान या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो प्लान होते हैं वो फेल हो सकते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है सर? इससे बचने के लिए हमारा जो प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी टाइम टू टाइम उसको जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, जो इन्वायरमेंट चल रहा है, उस अकॉर्डिंग इस प्लान को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करने जरूरी है, यानी कि रिजिड नहीं होना चाहिए आपका। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक ब्रॉड टर्म, ब्रॉड टर्म, और दूसरा प्रिसाइज टर्म। ब्रॉड टर्म मतलब सर, ब्रॉड टर्म में लंबी चीजें, दूर तक की बातें होंगी। एक तो हो गया सर इसमें विजन, एंड दूसरा हो गया सर मिशन। यानी ब्रॉड टर्म में अगर बात करें तो ब्रॉड टर्म में हो गया विजन एंड मिशन, और प्रिसाइज टर्म में यानी कि एक्चुअल में उसके लिए करना क्या है, करना क्या है वो बताएगा क्या? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आओ जरा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात हो रही है, मतलब लॉन्ग टर्म में मैनेजर्स की क्या इंटेंशन है, दैट इज अवर स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या क्या चीजें आती हैं सर इसमें? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज। ठीक है, देखो जरा क्या सिखा रहे हैं। कह रहे देख भाई, स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी एक टर्म है जिसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में चाहती क्या है।
सीनियर मैनेजर्स का क्या इंटेंशन है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी वही मैनेजर्स चाहेंगे, जो मैनेजर्स चाहेंगे कौन से सीनियर, वही ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की तो अपने आप में कोई आत्मा होती नहीं है, कोई शरीर तो होता नहीं है, मैनेजर्स उसको चलाते हैं लॉन्ग टर्म वाले, वही डिसाइड करते हैं क्या करना है, तो वही कहते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी ये चाहती है। उसके लिए what they want to do, उनको क्या करना होगा, why they want to do, और क्यों, क्योंकि जो चाहते हैं उसके लिए ऐसा क्यों करना है। तो ये हो गया सर हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। यानी स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है सर, स्ट्रेटेजिक इंटेंट है लॉन्ग टर्म में मैनेजर्स की क्या इंटेंशन है। आओ जरा पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटेंट refers to the purpose of what organization strive for, ये मैंने आपको लिखवा दिया। सीनियर मैनेजर, ये नहीं लिखवाया था, सीनियर मैनेजर मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू, यानी सीनियर मैनेजर्स को ये बताना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, एंड व्हाई दे वांट टू डू, और ऐसा क्यों करना चाहते हैं। मतलब क्यों करना चाहते हैं, मतलब ये है कि भाई हम जो अपनी विजन देख रहे हैं, क्या उस विजन से ही मिल के पैरेलल या उसी के लिए आप ये चीज कर रहे हो, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा करना चाहते हो। वो बताएंगे देखो ये करेंगे तो हमारा विजन आगे हमें मिलेगा। फिर कह रहा है हैविंग क्लियर स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनीज फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ, नो मैटर इट्स टाइप ऑफ साइज। यानी कि भाई कह रहा है कि अगर हमारा क्लियर स्ट्रेटेजिक इंटेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कंपनी के फ्यूचर के लिए, उसके सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, चाहे कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा भी हो। ठीक है, अच्छा आप इसको कह सकते हो जैसे ये मैनेजर्स का मकसद है कि भाई उनको अपना मकसद पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है फ्यूचर में। आओ जरा पढ़ते हैं। कह रहा स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड्स द ओवरऑल विजन एंड पर्पस दैट गाइड्स अ कंपनी स्ट्रेटजीज एंड डिसीजंस, it defines what the company want to achieve in the long run. It help in shaping goals and making important business decision. It gives direction and motivation to employees and management. यानी मैनेजमेंट चाहती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या है सर, इंटेंशन है किसकी, मैनेजर की। कौन से मैनेजर सर, सीनियर मैनेजर की। फिर क्या लिखा है देखो आगे, क्लैरिटी इन स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, कि भाई एंटरप्राइज की फ्यूचर और ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इट इज अ स्टेटमेंट, ये क्या है सर, ये एक स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स perspective of the means which lead the organization। कह रहा है ये बताएगी perspective means हमें क्या चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके, किस लिए, रीच इट्स विजन इन द लॉन्ग रन। यानी कि इसके अंदर ये भी पता चलेगा कि हमें करना क्या है ताकि हम विजन अपना पा सके लॉन्ग रन में। स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डिजायर टू अटेन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ये कौन बताता है सर, ये बताता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुछ नहीं है, ये मैनेजर्स के इंटेंट है। मैनेजर क्या चाहते हैं, जो सीनियर मैनेजर चाहते हैं वही कंपनी चाहती है। क्या चाहते हैं सीनियर मैनेजर, वो चाहते हैं सर फ्यूचर में कंपनी का सक्सेस और ग्रोथ, चाहे कंपनी का साइज कुछ भी हो। फिर और क्या चाहते हैं वो सर, वो और चाहते हैं कि भैया प्रिस्पेक्टिव, हमें ये पता चले करना क्या है जिससे ऑर्गेनाइजेशन विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अपने गोल अचीव कर सके। बिल्कुल, और ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है उसको फ्यूचर में हासिल कर सके। फिर कह रहे स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, देखो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या था सर, फ्रेमवर्क में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, प्रॉपर बताया रखा होता है कि क्या करना है, within which the firm would adopt a predetermined and would operate to achieve strategic objectives and would operate to achieve strategic objectives। भाई प्री डिटरमाइंड क्या है सर, पहले से ही हमें डायरेक्शन पता है। कैसे पता है, क्योंकि सर फ्रेमवर्क ने बता दिया। एंड वुड ऑपरेट टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट,
फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट द कॉर्पोरेट लेवल। कह रहा स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है, किसकी इंटेंट है सर? ये मैनेजर की इंटेंट है। मैनेजर चाहते क्या है, और मैनेजर जो चाहते हैं वो कैसे बताएंगे सर? वो स्टेटमेंट से बताएंगे। उस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि सर एक तो विजन स्टेटमेंट है और दूसरा मिशन स्टेटमेंट है। ठीक है, बात समझ आई? अभी समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सीनियर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये तो सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में मैं वही चीजें जो बताई थी वही लिखा हुआ, कुछ नहीं है इसमें। हाँ, विजन की बात कर रहे हैं। ये कौन है सर? ये है विजन। आओ पढ़ो जरा क्या लिखा है। विजन क्या है सर? विजन एक स्टेटमेंट है। क्योंकि विजन कैसे बताया जाएगा सर? स्टेटमेंट से ही तो बताया जाएगा। तो कौन बताएगा सर? सीनियर मैनेजर। स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मीन्स विच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स विजन इन द लॉन्ग रन। ठीक है, कह रहा है कि अ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बताता है प्रिस्पेक्टिव ऑफ मीन्स, यानी कि किस तरीके से आपको पाना है, विच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स विजन इन द लॉन्ग रन। इट इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म मार्केट पोजिशन, कि भाई लॉन्ग टर्म मार्केट पोजिशन अपने आप को कहां देख रहे हो, विच द ऑर्गेनाइजेशन desire to create or occupy and the opportunity for exploring new possibilities। ठीक है, ये दो बातें समझो जरा। सबसे पहले क्या लिखा है कि भैया विजन जो है ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स अ, मेरे साथ साथ बोलो, इट इज अ स्टेटमेंट, बोलो इट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ perspective of means which will lead the organization reach its vision in the long run, reach its vision in the long run। आओ स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है लॉन्ग टर्म में मैनेजर की क्या इंटेंशन है, इसको एक बार समझते हैं। क्या है सर? देखो, सबसे पहले क्या रहा है, इट इज अ स्टेटमेंट। इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट होगी। ये इंटेंट अपनी स्टेटमेंट में बताएंगे। विच प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर होगा एक पर्सपेक्टिव, एक फ्रेमवर्क होगा, एक तरीका होगा। किस चीज का होगा सर? किस चीज का होगा? ऑफ द मीन्स, यानी हमें क्या चाहिए, विच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स विजन इन द लॉन्ग रन। यानी किन चीजों की जरूरत है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें यह लिखा होगा किन चीजों की जरूरत है ताकि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन अचीव कर सके। एक तो यह बात कहेगा, क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट में यह बात लिखी होगी। फिर क्या लिखा होगा सर इसमें? यह बताएगा लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की क्या मार्केट पोजीशन होगी। विच द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर, जो कि कंपनी चाहती है। टू क्रिएट और ऑक्यूपाई एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। भैया लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या मार्केट पोजीशन अपनी चाहती है, क्या डिजायर करती है। उसके बाद टू क्रिएट और ऑक्यूपाई एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, और क्रिएट करना और ऑक्यूपाई करना नई अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर करना नई अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि मैंने आपको आईटीसी का एग्जांपल दिया, या मैं कहूं गूगल का एग्जांपल देता हूं। भाई गूगल जो बनी थी एक नॉर्मल सर्च इंजन था, पर धीरे धीरे गूगल बहुत ज्यादा फेमस हो गया, हर कोई गूगल यूज करता है, तो गूगल बहुत जगह पे चला गया। उसने अपनी जीमेल देनी शुरू कर दी, और क्लाउड कंप्यूटिंग देता है वो। उसके अलावा सर मैप की सर्विसेज देता है, गूगल मैप हो गया। एंड्रॉइड की सर्विसेज देता है सर, बहुत जगह पे अपना काम करता है। यानी कि ब्लूप्रिंट अगर मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन डिजायर करती है टू क्रिएट और ऑक्यूपाई एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। उसके बाद क्या है सर? स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, within which the firm would adopt predetermined डायरेक्शन एंड वुड ऑपरेट टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी एक फ्रेमवर्क मिलता है जिसके अंदर प्री डिटरमाइंड क्या होते हैं सर? पहले से ही बताई होती है डायरेक्शन, कैसे कैसे काम करना है। एंड वुड ऑपरेट टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी अगर मैं समरी बनाऊं, अगर मैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट की समरी बनाऊं और मेन मेन पॉइंट्स बनाऊं, तो सबसे पहले सीनियर मैनेजर चाहते क्या है, क्या उनका मकसद है। यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट के हमें अगर पॉइंट्स याद करने हैं तो वो कौन से होंगे? सबसे पहले होगा व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर। कंपनी के सीनियर मैनेजर का मकसद क्या है, चाहते क्या है। दूसरा,
रीच इट्स विजन इन द लॉन्ग रन, भाई लॉन्ग रन में क्या विजन है। तीसरा, लॉन्ग टर्म में मार्केट पोजीशन क्या है। चौथा, ओवरऑल मिशन कि पूरे तरीके से क्या चाहते हैं, मिशन क्या है, विजन क्या है इनका। दैट गाइड्स अ कंपनी स्ट्रेटेजीज एंड डिसीजन, जिसपे कंपनी की स्ट्रेटेजीज और डिसीजन काम करेंगे। और फ्रेमवर्क है टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, क्या है ये सर, फ्रेमवर्क है टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। मुझे बताओ बात समझ आई कि ये टोटल 5 पॉइंट मिलके आपके क्या बनते हैं सर, ये टोटल 5 पॉइंट मिलके बनते हैं आपके स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या बनता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। चलिए मुझे बताइए कि आपको समझ आ गया स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है। हाँ सर समझ आ गया सर, स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब लॉन्ग टर्म में सीनियर मैनेजर्स क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लेकिन ये इंटेंट वो बताते कैसे हैं, यानी अपनी इंटेंशन जाहिर कैसे करते हैं, मतलब कुछ लिखते तो होंगे, ये पूछ रहा है। अब ये बता रहे हैं सर जी, कह रहे अरे वाह वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा, सही कहा बेटा आपने कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट को शो करने के लिए, यानी मैनेजर चाहते क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट को बताने के लिए सीनियर मैनेजमेंट के पास 4 तरीके होते हैं। क्या होते हैं सर, 4 तरीके होते हैं। मींस स्ट्रेटेजिक इंटेंट के स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें से होता है सर विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और बाद में चौथा होता है सर वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमने अभी सीखा था कि विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स और वैल्यू। ये बताते कैसे हैं सर, स्टेटमेंट देके। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट में 2 टाइप की बात करता है, जो हमने भी लिखा भी, एक तो ब्रॉड या कॉर्पोरेट लेवल, और स्टेट जिसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी है स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ब्रॉड लेवल की अगर बात करें, बड़ी टर्म की बात करें, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैसे बताते हैं सर, विजन स्टेटमेंट से या फिर मिशन स्टेटमेंट से। और अगर प्रिसाइस लेवल की बात होती है, एक्यूरेट लेवल की बात होती है, तो हम किसकी बात करते हैं सर, हम बात करते हैं गोल्स की। जैसे कि 1 लाख की कार बनानी है, तो ये क्या है सर, गोल है। और ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव है कि भैया 10 लाख यूनिट बेचने हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। हालांकि इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मिला के, इस सब चीजों को मिला के बनता है मेरा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैसे बताए जाते हैं सर, स्टेटमेंट से बताए जाते हैं। कौन से स्टेटमेंट सर, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है सर कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने स्टेटमेंट तो दिए होंगे, विजन के स्टेटमेंट दिए होंगे, मिशन के स्टेटमेंट दिए होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट पे जाके आप विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जनरली नहीं लिखे होते, क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर होता है। मुझे बताओ बात समझ आई। ठीक है सर समझ आ गया। अब बात करते हैं किसकी, विजन की। किसकी, विजन। विजन क्या है सर, विजन बात करता है फ्यूचर की, विजन बात करता है फ्यूचर की, क्या फ्यूचर में चाहते क्या हो। आइए दोस्तों विजन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको विजन लिखवा दिया कि एचडीएफसी का विजन स्टेटमेंट क्या है, और एलआईसी का विजन स्टेटमेंट क्या है, एप्पल का विजन स्टेटमेंट क्या है। एचडीएफसी क्या चाहती है अपने विजन में कि बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। एलआईसी क्या चाहती है, एलआईसी कहती है अ ट्रांसनेशनल, मतलब मल्टीनेशनल कॉम्पिटेटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट। कॉम्पिटेटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट, मैंने इसी को इजी लैंग्वेज में लिखवाया आपको। कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी एंड प्राइड ऑफ इंडिया, ये उसका स्टेटमेंट है। अच्छा, एप्पल का विजन स्टेटमेंट क्या है, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। मैंने यही शॉर्ट में आपको लिखवाया है। ये क्या है सर, ये इन कंपनी के विजन्स हैं, ये अपने आप को देखते हैं फ्यूचर में हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर विजन बाद में चेंज भी हो जाता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम विजन चेंज भी हो जाता है। ऐसे ही डोमिनोज का विजन है, तो क्या कहता है डोमिनोज, डोमिनोज कहता है अवर विजन इज सिंपल। कह रहा है वी वांट द नंबर ऑफ वन पिज्जा, नंबर वन, वी वांट टू बी द नंबर वन पिज्जा कंपनी बनना चाहती है इन द वर्ल्ड एंड वेरी इन एवरी नेबरहुड। चलो, तो डोमिनोज का ये विजन है। सर ये ऐसी चीजें मत बताया करो सर, हमारा ना खाने का मन कर जाता, पिज्जा खाने का मन कर गया। ठीक है, कोई नहीं, बाद में खा लेना, आओ पहले पढ़ाई करो। आओ जरा, विजन क्या बताया मैंने, सर जी क्या कह रहे हैं, ये एक ब्लूप्रिंट है, कंपनी का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब सर जिसमें सब चीजें, जिसके बेस से सब चीजें निकलेंगी, वो ब्लूप्रिंट है। जैसे बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनता है, कार का बनता है, मोबाइल फोन के डिजाइन का बनता है, ये सब ब्लूप्रिंट होते हैं। है कंपनी के फ्यूचर पोजीशन का, मतलब फ्यूचर में करना क्या चाहती है, यानी विजन क्या है सर, विजन कंपनी का फ्यूचर है।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बार जो स्टीव जॉब्स है उसको अपने यहाँ पे एक सीईओ की जरूरत थी, नए सीईओ की जरूरत थी। तो सीईओ तो ये जो था स्टीव जॉब्स जो था ये मिला था इससे, जॉब्स जो था ये इससे मिला था स्कली से, स्कली नाम है इसका। उस टाइम ये कोक या शायद पेप्सी के अंदर सीईओ था। तो ये मिले थे एक पार्टी के अंदर और स्टीव जॉब्स ने इसको ये ऑफर किया था कि भाई आप मेरे एप्पल कंपनी के सीईओ बन जाओ। कह रहे कि इसी से सीनियर मैनेजर को डायरेक्शन पाथ मिलता है। किससे सर? विजन से क्या मिलता है सीनियर मैनेजर को? डायरेक्शन पाथ, यानी किस तरीके लाइन में जाना है। अगर हम अपने आप को 20 साल आगे देख रहे हैं तो हमें उसी लाइन में, उसी रास्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन पाथ में मिलना है कि कंपनी क्या, कंपनी में क्या चेंजेस करें। ठीक है, कि कंपनी में क्या चेंजेस करें, इसी डायरेक्शन से एम्प्लॉय काम करे कि कंपनी का विजन अचीव हो सके। यानी डायरेक्शन पता चल गई कि किस डायरेक्शन में चलना है, उस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं, और एम्प्लॉय से भी हमें कैसे काम कराना है ताकि उसी डायरेक्शन में काम हो सके विजन को अचीव करने के लिए। और हमें जाना कहां है, वहां पहुंचना है हमें, वो कौन बताता है सर? विजन बताता है। कौन बताता है? विजन बताता है। तो यानी हमने क्या पढ़ा सर? अगर मैं बात करूं तो विजन क्या है सर? विजन है हमारा एक ब्लूप्रिंट। क्या है? ब्लूप्रिंट। विजन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी फ्यूचर पोजीशन। इट डिस्क्राइब वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, कहां हम जाना चाहते हैं। आई डोंट थिंक इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। विजन समझ आ गया सर? दूर की बात कर रहे हैं हम, अपने आप को एज अ चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद यूएस में देखना चाहते हैं, तो ये हमारा विजन है। यानी ये हमारा ब्लूप्रिंट है कि कंपनी कहां जाना चाहती है या हम कहां जाना चाहते हैं। इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन, कि भाई ये बताता है, डिपिक्ट्स मतलब बताना, द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या चाहत है। एंड प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। क्या ऊपर वाली बात ही घुमा फिरा के नीचे बोली गई है कि भैया ब्लूप्रिंट क्या है, फ्यूचर में कहां जाना चाहते हो। नीचे कह रहा है कि हम चाहते क्या है, एस्पायर क्या करते हैं, और हम क्या बनना चाहते हैं। अरे यही तो बात है, क्या कहां जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, यही तो क्या है, विजन है। घुमा फिरा के बातें वो कर रहा है। जैसे सर हमारा विजन क्या है सर? हमारा विजन है फ्यूचर में हम एक नॉलेजेबल प्रोफेशनल बने। भले हम यूएस में हो, इंडिया में हो, किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी हो वर्ल्ड में, हम एक नॉलेजेबल प्रोफेशन बने। हम अपने चार्टेड अकाउंटेंट डिग्री का नाम हमेशा ऊपर रखें। कोई भी अगर ये बोले कि अच्छा ये आप चार्टेड साहब हो, सीए साहब हो, सीए साहिबा हो, तो मतलब ये बंदा बहुत नॉलेजेबल है, दिमाग बहुत तेज है इसका। तो ये हमारा क्या है? विजन है। बताओ, बात समझ आई? ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट, पहली मैंने आपको क्या बताया? पहला मैंने आपको पॉइंट बताया विजन में कि क्या है, ये कंपनी का ब्लूप्रिंट, कि हम कहां जाना चाहते हैं। ठीक है, ये है कंपनी का ब्लूप्रिंट कि हम कहां जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी सीनियर मैनेजर डायरेक्शनल पाथ ऑफ कंपनी। ये क्या बताता है? ये बताता है कंपनी के जो सीनियर मैनेजर है उनका डायरेक्शन पाथ है। यानी कि भाई सीनियर मैनेजर जो है उनको उस रास्ते पे चलना है अचीव करने के लिए। वो रास्ता भी कौन बताता है? वो रास्ता विजन से मिलता है हमें। देखो, कंपनी सीनियर मैनेजर्स मस्ट कंसीडर द इशू ऑफ व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक। क्या लिखा है? एक बार दोबारा पढ़ो। कंपनी सीनियर मैनेजर्स मस्ट कंसीडर द इशू ऑफ व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक। एंड एंड पॉइंट नंबर 3 क्या है सर? तीसरा पॉइंट है विजन के अंदर, स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी। कंपनी को स्ट्रेटेजिक विजन मिलेगा, किस लिए? टू फोकस ऑन और मेक चेंजेस टू इंप्रूव करंट पोजीशन और कस्टमर्स, मार्केट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट। यानी इनको चेंज करने के लिए, इनको इंप्रूव करने के लिए, करंट पोजीशन को, कस्टमर को, मार्केट को, टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट को क्या देता है सर? स्ट्रेटेजिक विजन देता है। कौन देता है सर? विजन स्टेटमेंट क्या देता है? स्ट्रेटेजिक विजन। पॉइंट नंबर 5 कहां से आ गया? पॉइंट नंबर 4, ये 4 है, गलती से यहां 5 लिख दिया, ये 4 है। वेयर वी वांट टू गो, हमें जाना कहां है। तो पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा स्ट्रेटेजिक विजन
कह रहे स्ट्रेटेजिक विजन डिस्क्राइब्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस प्रोवाइडिंग अ पैनोरामिक व्यू ऑफ वेयर वी वांट टू गो, मतलब वही हमें जाना कहां पर है, एंड कन्विंसिंग रैशनल फॉर व्हाई दिस मेक गुड बिजनेस सेंस फॉर द कंपनी। अच्छा, उसके अलावा पॉइंट नंबर 4 यहां आ गया, 5 पहले आ गया, 4 यहां आ गया, ये ऊपर नीचे होगी शायद ये शीट। मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर कंपनी पर्सोनल इन अ कॉमन डायरेक्शन। पढ़ो जरा क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिक विजन डिस्क्राइब मैनेजमेंट की क्या एस्पिरेशंस हैं फॉर द बिजनेस प्रोवाइडिंग अ पैनोरामिक व्यू वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, ये सेम वही आ गया क्या। आओ जरा एक बार इसको बुक में से भी पढ़ते हैं, विजन को क्या लिखा हुआ है जरा समझो मेरी बात। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, सबसे पहले विजन मतलब क्या है, फ्यूचर में क्या हमें चाहिए, कहां जाना चाहते हैं। तो ब्लूप्रिंट सबसे पहले क्या है सर, ये है ब्लूप्रिंट। क्या है सबसे पहले सर, विजन जो है ना, विजन जो है वो एक ब्लूप्रिंट है। क्या है सर, एक ब्लूप्रिंट है। विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनी फ्यूचर। कौन सा सर, कंपनी के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। पोजीशन, इट डिस्क्राइब वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, कहां जाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये मैं बुलेट पॉइंट्स में आपको इसलिए लिखवा रहा हूं, ताकि इसलिए लिखे हैं ताकि आप ये बुलेट पॉइंट्स याद कर सको। तो कंपनी सीनियर मैनेजर डायरेक्शनल पाथ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो सीनियर मैनेजर हैं उनकी डायरेक्शन पाथ भी किससे मिलता है, हमें विजन से मिलता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्टीव जॉब्स ने विजन दिखाया स्कली को कि भाई कब तक यहाँ पे चीनी वाला पानी बेचोगे, मेरे साथ चलो और दुनिया को चेंज करो। यानी उसने एक डायरेक्शनल पाथ दिया। क्या दिया, सीनियर मैनेजर से कंपनी सीनियर मैनेजर को डायरेक्शन पाथ मिलता है। कंपनी सीनियर मैनेजर मस्ट कंसिडर द इशू ऑफ व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक, यानी कि कंपनी को किस डायरेक्शनल पाथ में जाना चाहिए। फिर स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द कंपनी, भाई कंपनी को एक स्ट्रेटेजिक विजन मिलता है किस लिए, इंप्रूव कर सके क्या, करंट पोजीशन, कस्टमर की, मार्केट की, और स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी टू इंप्रूव करंट पोजीशन, मतलब क्या सर, कस्टमर को करंटली जो कस्टमर है उसकी पोजीशन ठीक हो सके, मार्केट की, टेक्नोलॉजी की, प्रोडक्ट की, इन सबको आप ठीक कर सको। कौन बताता है सर, विजन हमें बताता है, स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी। ठीक है, तो कितने हो गए सर पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 क्या है सर, मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं सर, स्टेक होल्डर होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे डिवेंचर होल्डर्स, और भी बहुत सारे लोग जो होते हैं सारे के सारे मिलके स्टेक होल्डर्स बनते हैं, यानी जिनका स्टेक लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है कंपनी में। एम्प्लॉयज आर ऑल्सो अवर स्टेक होल्डर्स। तो कह रहा है कि मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स, की मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है स्टेक होल्डर्स के लिए, मेनली शेयर होल्डर्स के लिए। क्या है सर, शेयर होल्डर के शेयर की वैल्यू को बढ़ाना। तो कंपनी पर्सोनल इन अ कॉमन डायरेक्शन, इस वजह से कंपनी के पर्सोनल मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज को वो क्या दे सकते हैं, एक कॉमन डायरेक्शन देंगे कि भैया सबका जो मोटिव है वो शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है, शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है। अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड मतलब बताया गया, साफ साफ बताया गया स्ट्रेटेजिक विजन कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन, इससे हमें मैनेजमेंट की एस्पिरेशन पता चलती है टू स्टेक होल्डर, कि स्टेक होल्डर के लिए वो क्या चाहते हैं, एंड हेल्प स्टीयर द एनर्जी ऑफ कंपनी पर्सोनल, और इससे वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक कॉमन डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। सर आप पढ़ाते रहे हो पर समझ आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ना ऐसी लग रही है, ये याद कैसे करेंगे। एक्चुअली में आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, देखो क्योंकि ये बहुत ही ऐसे स्कैटर्ड और ये सब चीजें इसमें कर रखी हैं, तो मैंने पॉइंट वाइज तो बना दिया इसको, जैसे ब्लूप्रिंट हो गया, कंपनी सीनियर, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इसका अच्छे से एग्जाम में कर सकते हो। फिर वेयर वी वांट टू गो, लास्ट में फॉर इंस्टेंस हेनरी फोर्ड ने कहा विजन फॉर अ कार इन एवरी गराज हैड ए पावर because it captured the imagination of others, aided internal efforts to mobilize the Ford Motor Company resources, and served a reference point for gauging the merits of the company's strategic action। मतलब कहना चाह रहा है कि भैया हमें कहां जाना है, एक्चुअली में विजन तो बताता तो यही है ना, वेयर वी वांट टू गो, ये हमारा विजन होता है। तो ये मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं बहुत सारी कंपनीज के विजन्स के। मुझे बताओ मोटा मोटी आपको विजन समझ आया,
आओ जरा इसको लिखते हैं। इट implies the blueprint of company future position to and what organization would like to become in future. Every system using every system are required to follow this vision. आइए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा सर। देखो जरा, मैंने क्या कहा, अगर मैं बुलेट पॉइंट्स की बात करूं तो मैंने कहा सर सबसे पहले विजन का अगर बात आती है, विजन क्या है, तो आप कहोगे सर विजन जो है पार्ट है किसका, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का। इंटेंट मतलब क्या चाहते हैं मैनेजर, यानी कि सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट है। ये क्या है सर, ये ब्लूप्रिंट है कि कंपनी के फ्यूचर का, कि कंपनी कहां लैंड करना चाहती है, कहां जाना चाहती है। उसके बाद सर सीनियर मैनेजर का डायरेक्शनल पाथ है ये। इससे सीनियर मैनेजर को क्या मिलेगा, डायरेक्शनल पाथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा उनको, व्हाट डायरेक्शनल पाथ कंपनी शुड टेक। उसके साथ साथ सर जो हमारे पर्सोनल हैं एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनके लिए भी डायरेक्शनल पाथ मिलेगा। यानी कि मैनेजमेंट बताएंगी, क्योंकि मैनेजमेंट को अपना डायरेक्शनल पाथ मिला, तो मैनेजमेंट की एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स कि कंपनी पर्सोनल इन अ कॉमन डायरेक्शन, कि कंपनी के जितने एम्प्लॉइज हैं वो एक कॉमन डायरेक्शन में, एक कॉमन विजन को अचीव करने के लिए काम करें। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 मैंने ये बताया, चौथा मैंने पहले करा दिया। पॉइंट नंबर 3 कि स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी। अब उसके लिए कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक विजन है कि भाई यहां पहुंचना है, तो उसके लिए हमें करंट में इंप्रूव करनी पड़ेगी अपने कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट। ये भी कौन बताता है सर, हमारा स्ट्रेटेजिक विजन बताता है। उसके बाद लास्ट में यही है कि भाई हम कहां जाना चाहते हैं। एक्चुअली ये पहला पॉइंट भी यही है, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, जाना कहां है कंपनी का फ्यूचर। और लास्ट भी यही है, वेयर वी वांट टू गो। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया था कि हेनरी फोर्ड ने कहा था कि भाई हर कार जो है पावर होती है, कैप्चर इमेजिनेशन ऑफ अदर, aided internal affair to mobilize the Ford Motor resources and served a preference point for gauging the meters of company strategic actions। तो ये मैंने यहां पे देखो अलग अलग क्या दे रखे हैं, जो भी विजन स्टेटमेंट है अलग अलग कंपनी का, वो मैंने यहां दिए हुए हैं। तो मुझे बताओ क्या आपको सारे पॉइंट याद हो गए। आओ जरा याद करते हैं। सबसे पहले है सर विजन की बात करें, सबसे पहले आंखें बंद करके, सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले है ब्लूप्रिंट। ये है कंपनी का ब्लूप्रिंट। मेरे साथ साथ कहो, विजन कंपनी का ब्लूप्रिंट है। मेरे साथ साथ कहो, विजन कंपनी का ब्लूप्रिंट है। विजन कंपनी का ब्लूप्रिंट है। वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। उसके बाद क्या आता है सर, डायरेक्शनल पाथ किसका, कंपनी सीनियर मैनेजर डायरेक्शनल पाथ। मेरे साथ साथ बोलो, कंपनीज सीनियर मैनेजर डायरेक्शनल पाथ, कंपनीज सीनियर मैनेजर डायरेक्शनल पाथ। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक विजन कंपनी में करंट पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए। तो लिखो, तो कहो मेरे साथ साथ, स्ट्रेटेजिक विजन, strategic vision for the company, strategic vision for the company to improve or make change, to improve or make change in current position, customers, in current position, customers, markets, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स। उसके अलावा सर मैनेजमेंट को अब किससे काम कराना है, कंपनी के एम्प्लॉइज से, लेकिन किस डायरेक्शनल में सर, विजन के लिए। और विजन क्या है, स्टेक होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना, यानी मैनेजमेंट एस्पिरेशन। कहो मेरे साथ साथ, मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स, कंपनी पर्सोनल इन कॉमन डायरेक्शन, कंपनी पर्सोनल इन कॉमन डायरेक्शन। और लास्ट में वही पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ, वेयर वी वांट टू गो। पांचों पॉइंट कहो आंखें बंद करके मेरे साथ, वेयर वी वांट टू गो। तो ये सब क्या है सर, ये है मेरे पांचों पॉइंट है मेरे किसके, विजन के। ये सारे पांचों पॉइंट किसके हैं सर, विजन के, ठीक है। और यहां मैंने विजन की बात बताई आपको। चलो, एसेंशियल ऑफ ए स्ट्रेटेजिक विजन, अगला पॉइंट लिखो, एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन। थिंक क्रिएटिवली। नंबर टू, द सॉरी, नंबर टू लिखो, स्ट्रेटेजिक विजन। नंबर तीन, enthusiasm among members. Point number four, illuminates
illuminates the direction। ठीक है, लिख लो। पहला पॉइंट है थिंक क्रिएटिवली, मतलब स्ट्रेटेजिक विजन में क्या क्या होने चाहिए। तो मेन पॉइंट्स है थिंक क्रिएटिवली, स्ट्रेटेजिक विजन आपका, एंथुजियाज्म अमंग मेंबर, जितने भी आपके मेंबर हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके अंदर एकदम जोश होना चाहिए। इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन, और आपका जो स्ट्रेटेजिक विजन है वो डायरेक्शन बता पाए। बताया था ना कि मेंबर्स के लिए और सीनियर मेंबर जो है वो उनके लिए डायरेक्शनल पाथ बताता है। आओ जरा, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि भैया एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, सबसे पहले थिंक क्रिएटिवली, यानी कि क्रिएटिव सोचो। ठीक है, ये भी कहा जाता है आपको क्रिएटिवली काम करो। तो सेम यही है, आज के टाइम पे तो खैर वैसे एआई ने क्रिएटिविटी भी खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि क्रिएटिव सोचो। क्या लिखा हुआ है देखो, कह रहे द एंटरप्रेन्योरियल challenge in developing a strategic vision is to think creatively about how to prepare a company for future। हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं विजन की। विजन में क्या क्या स्ट्रेटेजिक विजन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो विजन स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए। जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी आप विजन स्टेटमेंट नहीं बना पाओगे। आपको यही पता नहीं चलेगा कि आप कंपनी को कहां लेके जाना चाहते हो फ्यूचर में। उसके बाद स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए आपका। विजन भी कौन सा होना चाहिए सर? स्ट्रेटेजिक। फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। बताओ समझ आया? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 सर, पॉइंट नंबर 3 है एंथुसियाज्म अमंग मेंबर, मेंबर्स में जोश होना चाहिए। अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन स्ट्रेटेजिक विजन, यानी जो स्ट्रेटेजिक विजन आपने बनाया, स्टेटमेंट आपने बनाई, वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि सुन के जो मेंबर्स उनको जोश आ जाए। जैसे स्टीव जॉब्स ने स्कली को कहा कि भैया हम दुनिया चेंज कर देंगे, तो उसको जोश आया। तो वैसे ही कह रहा है कि मेंबर्स में जोश आना चाहिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन, विजन स्टेटमेंट डायरेक्शन भी बताना चाहिए कि उसमें ये लिखा है कि भैया वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जिससे दुनिया बदले। तो उससे क्या डायरेक्शन पता चल रही है? बिल्कुल सर, उसे डायरेक्शन पता चल रही है। तो ये क्या था? ये था सर हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक बार फिर से मैं आपको बताऊं क्या क्या पढ़ा हमने सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट में। सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट में हमने पढ़ा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो थिंक क्रिएटिवली, जो आपको स्ट्रेटेजिक विजन स्टेटमेंट बनाना है उसके लिए आपको क्रिएटिवली थिंक सोचना पड़ेगा। और उसमें यह भी होना चाहिए कि कंपनी को हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर द फ्यूचर। फिर आपका स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए इन एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है एंथुसियम हो, जोश हो मेंबर्स के अंदर। आप में भी जोश होना चाहिए। हम सीए करेंगे, जोश से पढ़ाई करो, बिल्कुल। तो आप जोश होगा तो अच्छे से पढ़ोगे। इल्यूमिनेट्स डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन भी क्लियरली बता पाए। मुझे बताओ, बात समझ आई? मुझे बताओ, चीजें समझ आई आपको? ठीक है सर, समझ आ गया, समझ आ गया। तो अब अगला पॉइंट डालो, सेकंड, मिशन, मकसद, पॉइंट नंबर 2। क्या है ये इनका मिशन? तो मिशन में क्या आया सर? मिशन में आया मिशन डिस्क्राइब द फर्म बिजनेस इट्स गोल एंड वेज टू रीच देम। यानी प्रेजेंट में, देखो मेरी बात सुनो, मिशन प्रेजेंट की बात कर रहा है। मिशन डिस्क्राइब कर रहा है कि फर्म का बिजनेस क्या है, उसके गोल क्या है, और किस तरीके से आपको उन गोल को अचीव करना है। यानी प्रेजेंट को बदलो तो फ्यूचर को पाओगे। फिर कह रहा है अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। हम कौन से बिजनेस में हैं और हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि ब्लिंकिट जो है, कौन से बिजनेस में है सर? ब्लिंकिट जो है वो ग्रोसरी डिलीवरी की सर्विसेज में है। जोमेटो किस में है? फूड डिलीवरी की सर्विसेज में है। स्विगी क्या है सर? फूड डिलीवरी में भी आ गया है, और ग्रोसरी डिलीवरी में भी आ गया है, दवाइयां डिलीवरी में भी आ गया है। तो ये इनका क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन क्या ये इसको सस्टेन करके आगे चल सकते हैं? उबर क्या है सर? टैक्सी सर्विसेज है, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है आपकी। ओला ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज है। क्या इन बिजनेस को लेके ये आगे चल सकते हैं? अगर आप देखो तो इस टाइम ओला की हालत बहुत खराब है। उबर की हालत इसलिए अच्छी है क्योंकि उबर जो है बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करता है। वहां पे ऑपरेट करने की वजह से उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन इंडिया में ओला की हालत अभी ज्यादा अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कैब ड्राइवर्स हैं स्ट्राइक पे जा रहे हैं, गालियां बक रहे हैं ओला को। तो प्रेजेंट में उनको क्या चीजें बदलनी है, व्हाट बिजनेस आर वी इन, उनको ये सोचना पड़ेगा हम किस बिजनेस में हैं और हमें क्या करना है। फिर
firm that we want to grow firms that we want to grow and succeed with proper planning cannot ignore their mission. जिन कंपनीज को आगे बढ़ना है वो अपने मिशन स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते. एंड बिजनेस डेफिनेशन, अ कंपनी मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस ऑन. मिशन स्टेटमेंट किसके ऊपर बनी होती है? जो अभी हमने बताया, हु आर, हु वी आर, हम क्या है, एंड व्हाट वी डू, और हम क्या करते हैं. यानी व्हाट बिजनेस वी आर, हम कौन से बिजनेस में हैं, और व्हाट वी डू. यानी यही लाइन ऊपर की नीचे चिपका रखी है, सेम वही है. फिर कह रहा है मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कस्टमर फोकस, एक्टिविटीज एंड बिजनेस मेकअप. मुझे बताओ समझ आया? कह रहा है मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज परसीव्ड बाय द सीनियर मैनेजर. यानी कि कंपनी की फिलॉसफी क्या है, कि क्या कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना चाहती है, या नंबर 1 सर्विस देना चाहती है, या नंबर 1 प्रोडक्ट बेचना चाहती है. ये फिलॉसफी जो है ये उसका मिशन स्टेटमेंट बताए. जो कि कौन बताएगा मिशन स्टेटमेंट, कौन लिखेगा? सीनियर मैनेजर. अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड प्रिसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग. ये सारे क्या होने चाहिए सर? ये सारे फीचर होने चाहिए एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट के. मुझे बताओ बात समझ आई? तो हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है सर? सबसे पहला पॉइंट है अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन. कौन सा बेसिक क्वेश्चन सर? व्हाट बिजनेस वी आर, और दूसरा व्हाट वी डू. तो मेरे साथ साथ याद करो सर, मिशन स्टेटमेंट क्या है? मिशन जो स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट गिव्स, मिशन स्टेटमेंट गिव्स आंसर टू बेसिक क्वेश्चंस, आंसर टू बेसिक क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन है. हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, व्हाट बिजनेस आर वी, दूसरा व्हाट वी डू. बताओ समझ आया? सेकंड पॉइंट, गोल एंड वेज एंड गोल एंड वेज टू रीच द गोल्स. एक तो गोल्स बताएगा, उसके साथ साथ उनको कैसे रीच करना है ये भी बताएगा मिशन स्टेटमेंट. कंपनीज कैन नॉट इग्नोर देयर मिशन स्टेटमेंट एंड बिजनेस. अपने बिजनेस डेफिनेशन में से कैन नॉट इग्नोर देयर मिशन एंड बिजनेस. आओ जरा बुक में से पढ़ते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, जैसे मई 24 में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है. Why should an organization have mission? एक ऑर्गेनाइजेशन में मिशन क्यों होना चाहिए? या फिर a company mission statement is typically focused on its present scope. बिल्कुल ठीक. Explain the significance of mission statement. हमें क्या बताना है? मिशन स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस बताना है. तो पहले तो मिशन की बात करते हैं. देखो हमने क्या कहा, मिशन आंसर देता है बेसिक क्वेश्चन को. कौन से बेसिक क्वेश्चन? हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, व्हाट बिजनेस आर वी इन, एंड व्हाट वी डू, और हम क्या करते हैं. कॉन्सेप्चुअलाइज द एंड आर्टिकुलेट द मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन. यानी कॉन्सेप्ट बनाएं और बताएं मिशन और बिजनेस डेफिनेशन को. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, पढ़ो जरा, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मैनी फर्म फेल टू कॉन्सेप्चुअलाइज. उनको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं चलता और बता ही नहीं पाते. आर्टिकुलेट का मतलब बताना. द मिशन स्टेटमेंट एंड बिजनेस डेफिनेशन विद द रिक्वायर्ड क्लियरिटी. उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं. तो क्वेश्चन तो यही था ना, व्हाट बिजनेस आर वी इन और व्हाट वी डू. उसी के बारे में कह रहा है ना कि भैया हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए. तो यही बात तो वो नीचे कह रहा है कि वो सोच ही नहीं पाते, कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाते, आर्टिकुलेट नहीं कर पाते. ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे और ये वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे. ठीक है. फिर कह रहा है सच फर्म्स आर सीन टू फंबल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. जो ये नहीं कर पाती वो फंबल यानी कि अपनी अपॉर्चुनिटीज गवा देती हैं एंड फेल फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज टू मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. फिर क्या है लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स इन द मैटर ऑफ मिशन. यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स, ढील नहीं छोड़ सकती. किसमें? मिशन स्टेटमेंट में. कह रहा है फर्म वर्किंग टू मैनेज देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स, ढील नहीं छोड़ सकती इन द मैटर ऑफ मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन, as the two ideas are absolutely central to strategical planning. ये strategic planning का central part है. ठीक है. अब आता है मेन मुद्दा जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है. देखो, a company mission statement is typically focused on its present business scope. बिल्कुल present business scope पे होता है सर. आपने भी यही बताया कि मिशन जो है present business scope पे होता है. सबसे पहले मैंने आपको कहा, देखो ये कौन है सर? ये मेरा ही एक 3D कॉमिक अवतार है. मैं आपसे कह रहा हूं कि सर देखो, हम पढ़ रहे हैं कि मिशन होना क्यों जरूरी है. वाई
ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, या सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में मिशन का। तो इसका हमने एक स्टोरी बनाई है कि एप्पल कंपनी ने वीआर सेट बनाया, वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी बनाया। ये उनका मिशन था, उनका मिशन था कि हमें वर्चुअल रियलिटी सेट बनाना है। एप्पल कंपनी में भी मिशन होना बहुत जरूरी है, एप्पल कंपनी में भी मिशन होना बहुत जरूरी है। वाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, या मैं कह सकता हूं कि इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा सर, देखो हमारे दिमाग में पहले तो स्टोरी आनी चाहिए सर, मिशन की बात हो रही है, मिशन कहां इंपॉर्टेंट है, एप्पल कंपनी को वीआर ग्लासेस बनाने थे, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस बनाने थे, उसके लिए मिशन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले तो लोग बैठे, कौन बैठे सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, या मैं कहूं इंजीनियर्स, टॉप लेवल के ऑफिशियल्स बैठे। उन्होंने कहा कि हमें क्या बनाना है सर, हमें बनाना है वी आर सेट, यानी वर्चुअल रियलिटी सेट बनाना है। तो सबसे पूछा गया क्या सब लोग सहमत हैं, तो सबने कहा हाँ हम सब सहमत हैं, जिसको कहते हैं यूनैनिमिटी। क्या कहते हैं इसको, यूनैनिमिटी। यानी जहां पे जब लोग बैठे होते हैं, लेट सपोज 100 लोग बैठे हैं, और अगर कोई डिस्कशन चल रही है, किसी मुद्दे पे बात चल रही है और उस पे वोटिंग लेनी है, उस पे वोटिंग लेनी है, और अगर सारे के सारे लोग, मेजोरिटी नहीं, सारे के सारे लोग उसमें एक डिसीजन पे आते हैं, चाहे हाँ या ना हो, तो उसको कहा जाता है यूनैनिमिटी। आप ये कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे, एक होता है यूनैनिमस रेजोल्यूशन। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और वो रेजोल्यूशन में सारे के सारे डायरेक्टर्स ने बिल्कुल उसको सपोर्ट किया होता है, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं होता, तो उस रेजोल्यूशन को कहा जाता है यूनैनिमस रेजोल्यूशन। तो सेम यहां पर है कि एप्पल कंपनी के को क्या बनाना है सर, वीआर सेट बनाना है, उसके लिए मिशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन इन एप्पल कंपनी फॉर मेकिंग द वीआर सेट। तो सबसे पहले कौन बैठा सर, सबसे पहले दिमाग में पिक्चर बनाइए कि कौन बैठा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, उनसे बात हुई कि क्या हमें ये प्रोडक्ट मार्केट में निकालना चाहिए, क्या ये फेल तो नहीं हो जाएगा। तो सबने कहा नहीं, मार्केट बिल्कुल अच्छी है, आप ये प्रोडक्ट निकालिए, किसी ने भी मना नहीं करा, मतलब यूनैनिमिटी की बात हो रही है। आओ जरा क्या लिखा हुआ पढ़ो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग करी, यूनैनिमिटी यानी एकजुट होकर, होकर यूनैनिमिटी से प्रपोज डिसाइड किया कि वीआर सेट बनाना है, यानी कि यूनैनिमिटी से उन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्या बनाना है सर, वीआर सेट बनाना है। बात समझ आई, पहली कहानी का मुद्दा या पहली कहानी का पॉइंट क्या है, वीआर, सॉरी यूनैनिमिटी वीआर बोल गया। पहली कहानी का मेन पॉइंट क्या है, यूनैनिमिटी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद क्या हुआ, अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है सर, वीआर सेट बनाना है, अब वो किसको बुलाएंगे सर, उसके नीचे के जो लोग हैं, यानी कि फंक्शनल लेवल या डिविजनल लेवल वाले, एग्जीक्यूटिव वाले जो है, उनको बुला के कहेंगे कि देखो हमने सोचा है वीआर सेट बनाना है, इसके लिए स्पेसिफाई करो पर्पस एंड एसेस एंड कंट्रोल सीपीटी। मतलब क्या है सर, इसके लिए मिडिल डिविजनल लेवल के मैनेजर्स को बुलाकर स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, स्पेसिफाई किया अपना पर्पस कि हमें क्या बनाना है सर, हमें वीआर सेट बनाना है, एंड बताया, और साथ में ये बताया इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट करना है, इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट करना है। एक बार दोबारा से बताता हूं कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करा यूनैनिमिटी से, ठीक है। फिर उन्होंने किसको बुलाया सर, मिडिल या डिवीजन लेवल को बुलाया, जहां पे उन्होंने स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, और ये कहा कि इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर लो, और ये कहा कि इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर लो। तो दूसरा क्या था पॉइंट सर, दूसरा किसको बुलाया, याद करो दिमाग में, सबसे पहले तो यूनैनिमिटी से क्या कर रहे हैं सर, एप्पल कंपनी को वीआर सेट बनाना है, उनका मिशन है, मिशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन है, ये रिलेट कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले क्या है, वीआर सेट बनाने के लिए कौन बैठा सर, सबसे पहले बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने यूनैनिमिटी से रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हाँ हमें ये काम करना है, यूनैनिमिटी मतलब एकजुट होकर। दूसरा किसको बुलाया सर, मिडिल लेवल या फंक्शनल लेवल को बुलाया और स्पेसिफाई किया अपना पर्पस, और ये कहा कि अब इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर दो, अब इस पर्पस को गोल में क्या कर दो सर, कन्वर्ट कर दो, ठीक है सर। उसके साथ साथ असेस कंट्रोल करो सीपीटी, क्या करो, असेस
एंड कंट्रोल करो सीपीटी। सर सीपीटी क्या है? ये तो पहले होता था। सीपीटी का मतलब है यहां पे कॉस्ट, परफॉर्मेंस और टाइम। भाई हमें वीआर सेट बनाना है तो स्पेसिफाई करा मिडिल लेवल को क्या पर्पस, और ये कहा कि एसेस करो सीपीटी, एसेस एंड कंट्रोल करो सीपीटी। सीपीटी मतलब वीआर के लिए जो कॉस्ट लगेगी, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी और उस पे जो टाइम लगेगा, उस पे जो टाइम लगेगा। मुझे बताओ कि दोनों बातें आपके दिमाग में बैठ गई? ठीक है, एक बार दोबारा से याद करो मेरे साथ साथ बिना कुछ बोले। मैं भी नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलेंगे, मन में बोलेंगे। एप्पल कंपनी का मिशन था, सर बोल रहे हो आप, ठीक है कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं। एप्पल कंपनी का मिशन था, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, उसको वीआर सेट बनाना है। सबसे पहले यूनैनिमिटी से रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद मिडिल लेवल को बुलाया, स्पेसिफाई किया पर्पस, स्पेसिफिक किया पर्पस और कहा इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर दो, और कहा कि साथ में कंट्रोल एंड असेस करो, कंट्रोल एंड असेस करो सीपीटी। सीपीटी मतलब कॉस्ट, परफॉर्मेंस और टाइम। हाँ सर याद हो गया। अब इसको लिखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। चलो तो 2 पॉइंट याद हो गए। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में क्या हुआ सर? अब मिडिल लेवल या फंक्शनल लेवल को काम करने के लिए हमें क्या देना है सर? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी तो देने हैं। यानी हमने उनको कहा कि भाई कंट्रोल करो, असेस करो, क्या कॉस्ट, परफॉर्मेंस, टाइम और वीआर सेट को बनाना है। अब वो हमसे क्या कहेंगे? भैया बजट तो एलोकेट करो। एक्चुअली में यही होता है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना, तो उसमें बजट एलोकेट होता है हमेशा। हर कॉर्पोरेट में यही होता है कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट है तो वहां पे एग्जीक्यूटिव को समझा दिया जाता है ये करना है, और आपको अपने एम्प्लॉय से ये सब करवाना है। तो उसके लिए क्या है? रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं कि क्या कोई ऑफिस अलग से दिया जाएगा, कितने इसमें कोई लोगों को हायर करना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर हमें कितना पैसा लगेगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज की बात हो रही है। तो सर इससे क्या होगा? सर इससे 2 बातें होंगी। एक तो स्टैंडर्ड से एलोकेट करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी वो बोलेगा अच्छा सर 50 करोड़ रुपए चाहिए, ये लो 50 करोड़ ले जाओ, नहीं। हम स्टैंडर्ड बनाएंगे कि भैया देखो हमारे अकॉर्डिंग इतना खर्चा होता था, तो इतना ही लगभग होना चाहिए, कम ज्यादा हो गया तो देख लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज। स्टैंडर्ड से, मेरे साथ साथ बोलिए, स्टैंडर्ड से एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड से एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज। अब इससे क्या होगा सर? इससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट भी करेंगे। मोटिवेट किया टू यूज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, मोटिवेट किया टू यूज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। मुझे बताओ बात समझ आई? एक बार दोबारा से शुरू से बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सर मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। सर एप्पल कंपनी को मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस चाहिए, या सिग्निफिकेंस उसे पता होनी चाहिए। सर आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? देखो ये थ्योरी है, मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, थोड़ा मगअप कराना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ आप कर लीजिए, क्योंकि आपको आएगा ना, देखो पक्का आ जाएगा। एग्जाम में आप में ना याद करोगे, हाँ सर ने जो एक एक बातें कराई थी ना, रटवा दी थी, और सर हम बहुत आराम से पेपर कराए। क्योंकि पर्पस है सर पास होना। नॉलेज आप ले लोगे, नॉलेज नो डाउट आप प्रैक्टिकली भी ले लोगे, पर पर्पस अभी क्या है सर? पास होना, एक बार में पास होना। ठीक है, अब चलो। सबसे पहले सर एप्पल कंपनी को मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए थी, सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए थी, उनको वीआर सेट बनाना था, वर्चुअल रियलिटी सेट बनाना था। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठी, यूनैनिमिटी से यानी एकजुट होकर उन्होंने काम किया। उसके बाद सर मिडिल फंक्शन लेवल को बुलाया और वहां पे अपना पर्पस स्पेसिफाई किया, स्पेसिफाई किया पर्पस, और कहा इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर दो, इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उन्होंने कहा कर देंगे, और साथ में उसने कहा कंट्रोल एंड एसेस करो, कंट्रोल एंड एसेस करो सीपीटी। सीपीटी मतलब सी से था हमारा कॉस्ट, पी से था परफॉर्मेंस और टी से था टाइम। अब मिडिल और फंक्शन लेवल वाले जा रहे थे, उनको कहा कहां जा रहे हो? अरे भाई पैसे वैसे भी तो ले लो, रिसोर्सेज भी तो ले लो, तुम्हें कोई और कहीं बिल्डिंग बिल्डिंग चाहिए, कोई मशीन चाहिए, कुछ आपको टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियर चाहिए, क्या चाहिए? पैसा वैसा चाहिए, कुछ बताओ तो। उसने कहा हाँ हाँ सर रिसोर्सेज तो चाहिए। तो रिसोर्सेज में कितने पैसे चाहिए? कह रहे दे दो 200-300 करोड़ दे दो। उन्होंने कहा ये क्या मतलब है 200-300 करोड़? नहीं, ठीक है भाई, आपको स्टैंडर्ड से एलोकेट करे जाएंगे रिसोर्सेज। और साथ में कहें, साथ में ये भी कहा जो एग्जिस्टिंग वाले इंप्लॉय है ना, उनको भी मोटिवेट करो, उनको भी मोटिवेट करो ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज यूज करें। मुझे बताओ तीनों पॉइंट समझ आ गए? चलो तो पढ़ो क्या लिखा है सर। मिडिल लेवल को फंक्शनल लेवल एंड एम्प्लॉय से काम करवाना होता है, बिल्कुल। इसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट किए हमने रिसोर्सेज, एंड मोटिवेट किया टू यूज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, बिल्कुल सर। ठीक है सर, हमारे 3 पॉइंट कवर हो गए। अब वैसे उसके अंदर तीसरा और चौथा दोनों पॉइंट यही थे, मैं आपको बताऊं, ये 5वां आ गया ना, देखो। 3 पॉइंट कवर हो गए। अब वैसे उसके अंदर तीसरा और चौथा दोनों पॉइंट यही थे, मैं आपको बताऊं, ये 5वां आ गया ना, देखो। 3 पॉइंट कवर हो गए। अब वैसे उसके अंदर तीसरा और चौथा दोनों पॉइंट यही थे, मैं आपको बताऊं, ये 5वां आ गया ना, देखो।
ये था हमारा पॉइंट नंबर 3 और 4 था ये मोटिवेट करना। तो 3 और 4 कवर हो गए। अब कौन सा आएगा सर? अब होगा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है सर? पॉइंट नंबर 5 है, अब मैनेजर किसको बुलाएंगे सर? मैनेजर बुलाएंगे किसको सर? मैनेजर बुलाएंगे एम्प्लॉइज को, क्योंकि मैनेजर को रिसोर्सेज दे दिए। रिसोर्सेज जो है, पैसा जो है, कभी भी एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता, मैनेजर्स को दिया जाता है। तो मैनेजर्स को हमने क्या दे दिया सर? रिसोर्सेज दे दिए। अब मैनेजर किसको बुलाएंगे सर? एम्प्लॉय को बुलाएंगे। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर ने एम्प्लॉय को बुलाया और उसको क्या समझाया सर? उसको समझाया एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस। उसको कहा कि भैया हमारे लिए वीआर सेट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमसे पहले कोई दूसरी कंपनी बना लेगी। एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस का मतलब फोकल पॉइंट बताया। क्या बताया सर? फोकल पॉइंट बताया। अब ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, फोकल पॉइंट। हम एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा? फोकल पॉइंट। ठीक है, यानी कि फोकल पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और डायरेक्शन, तीन चीजें बताई। एक तो फोकल पॉइंट समझाया, किसने सर? फंक्शनल लेवल वाले ने। अब एम्प्लॉय को बुला के कहा कि देखो भैया, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है कि वीआर सेट बनाना है, हमें पैसा भी एलोकेट कर दिया है, मोटिवेट भी कर दिया हमने लोगों को। अब मैं आपको एम्प्लॉय को बता रहा हूं कि फोकल पॉइंट क्या है। क्या बता रहे हैं? फोकल पॉइंट क्या है। उसके अलावा बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। देखो वहां पे उन्होंने बताया था पर्पस को किस में कन्वर्ट करो? गोल में। अब वो पर्पस किसको बताया जा रहा है सर? वो पर्पस एम्प्लॉय को बताया जा रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। उसके साथ साथ एम्प्लॉय को तो पता नहीं है काम कैसे करना है। एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा सर? हम एम्प्लॉय को डायरेक्शन देंगे। क्या देंगे एम्प्लॉय को? डायरेक्शन। यानी कि पांचवें पॉइंट में क्या क्या आया सर? पांचवें पॉइंट में फंक्शनल लेवल ने, मेरे साथ साथ आंखें बंद करके सोचो, पांचवें पॉइंट में फंक्शनल लेवल ने किसको बुलाया सर? बुलाया एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज को क्या बताया? फोकल पॉइंट बताया। फोकल पॉइंट बताया। उसके अलावा क्या बताया सर? ऊपर वालों ने ना उनको पर्पस बताया था, वो टॉप लेवल वाले ने, तो ये पर्पस ये इनको बताएंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। क्या बताया सर? ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। उसके बाद आखिरी में क्या बताया सर? आखिरी में सर एम्प्लॉय को है ना खुद से पता नहीं होता, तो एम्प्लॉय को डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे फिर? डायरेक्शन देंगे। मुझे बताओ, 5 पॉइंट कवर हो गए, कहीं कोई दिक्कत? टोटल 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट कवर हो गए हमारे। अरे सर ये तो बड़ा इजी है। हाँ बहुत इजी है। अच्छा, उसके अलावा सर देखो, उसके बाद क्या होगा सर? ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल इनटू वर्क असाइनमेंट। अब फाइनली एम्प्लॉय को बता दिया, तो एम्प्लॉय ने क्या करा? अब एम्प्लॉय काम करेंगे। तो एम्प्लॉय ने ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्टिव को गोल में। याद है उन्होंने पर्पस बताया था और कहा था पर्पस को गोल में किसमें कन्वर्ट करो। तो ये कौन करेगा? एम्प्लॉय। यानी ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्टिव्स को गोल में, एंड कंप्लीट किया टास्क जो असाइन था, और जो टास्क उनको असाइन था वो कंप्लीट किया। तो छठा पॉइंट क्या है सर? एम्प्लॉय ने, जो आपने पहले कहा था ना ऑब्जेक्टिव को गोल में कन्वर्ट करो, तो एम्प्लॉय ने ऑब्जेक्टिव्स को गोल में कन्वर्ट करा, और जो उनको टास्क असाइन करा था, जो उनको टास्क असाइन करा गया था, वो उन्होंने कंप्लीट किया। अच्छा, तो 7 पॉइंट क्या है सर? अब बताओ क्या हो गया? तो काम कंप्लीट हो गया। तो 7 पॉइंट है, सबने मिलकर, पॉइंट नंबर 7 में पढ़ो, सबने मिलकर काम किया, सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर एंड एनवायरनमेंट। इससे क्या हुआ सर? सबने जब मिलके काम किया, लास्ट में पार्टी मनाई, अब ये बात हुई कि भाई हमारा जो वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सेट हुआ है। देन प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बना, यानी सबके अंदर क्या बना सर? प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बना। और एम्प्लॉय ने भी गोल ओरिएंटेड मैनर में काम किया। एम्प्लॉय ने भी गोल ओरिएंटेड मैनर में काम किया। यानी क्या क्या पॉइंट आया सर? लास्ट में सबने मिलकर पार्टी करी, जिससे उनको पता चला कि हमारा वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, यानी कि सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर एंड एनवायरनमेंट, और सबने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बने। प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बना हमारा। और उसके साथ साथ सर जब सबने मिलकर काम करा, तो मतलब गोल ओरिएंटेड मैनर में काम करा। गोल ओरिएंटेड मैनर में काम करा। मुझे बताओ बात समझ आई? एक बार दोबारा से आंखें बंद करके हम सातों पॉइंट रिवाइज करेंगे। आइए मेरे साथ साथ। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम मिशन स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने कहानी क्या बनाई कि एप्पल कंपनी को वीआर सेट बनाना था, उनका मिशन था जो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन या सिग्निफिकेंस ऑफ अ मिशन? तो सबसे पहले क्या हुई बात सर? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, उन्होंने यूनानिमिटी से क्या करा? पर्पस डिसाइड करा कि हमें वीआर सेट बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद उन्होंने
स्पेसिफाई किया, किसको बुलाया, डिवीजन लेवल या मिडिल लेवल को बुलाया, स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, और ये कहा कि इस पर्पस को किस में कन्वर्ट कर दो सर, गोल में कन्वर्ट कर दो। इसके साथ साथ सर असेस एंड कंट्रोल करो सीपीटी, मतलब कॉस्ट, परफॉर्मेंस और टाइम। फिर ये किसको, अच्छा इसके जब ये जा रहे थे तो इनको रोक के क्या कहा सर, 2 पॉइंट और कहे। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस लेते जाओ, यानी कि एलोकेट करो स्टैंडर्ड तरीके से, एलोकेट करो स्टैंडर्ड तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज। उसके साथ साथ क्या करो सर, मोटिवेट करो टू यूज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। फिर ये किसको बुलाएंगे सर, ये बुलाएंगे इंप्लॉइज को, और इंप्लॉइज को बुला के क्या कहेंगे सर, इंप्लॉइज को बुला के बताएंगे फोकल पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बताएंगे और डायरेक्शन देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर ये लोग क्या करेंगे, इंप्लॉय काम करेंगे, इंप्लॉय ट्रांसलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को गोल में, इंप्लॉय ट्रांसलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को गोल में, और कंप्लीट करेंगे जो टास्क असाइन है, और कंप्लीट करेंगे जो टास्क असाइन है। और लास्ट में सबने मिलकर पार्टी करी, जिससे पता चला कि इतना अच्छा काम किया है कि ओवरऑल वर्क कल्चर एंड इन्वायरमेंट बना, सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर एंड इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बना, ओवरऑल वर्क कल्चर एंड इन्वायरमेंट, और दूसरा प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट। ऑल एम्प्लॉय ने गोल ओरिएंटेड मैनर में काम करा, गोल ओरिएंटेड मैनर में काम करा। मुझे बताओ समझ आया? चलो आओ जरा। तो सबसे पहले क्या था सर, सबसे पहला पॉइंट था टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट क्या था सर, यूनैनिमिटी। तो टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी मिशन स्टेटमेंट से क्या होता है सर, मिशन स्टेटमेंट से यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस। एक काम करते हैं, इसको बुक में से पढ़ते हैं। चल, तो पहला पॉइंट क्या था मुझे बताइए, सबसे पहला पॉइंट क्या था सर, सबसे पहले था यूनैनिमिटी। तो सबसे पहला पॉइंट आया यूनैनिमिटी। तो क्या हुआ सर, पहला पॉइंट है टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, यूनैनिमिटी था और पर्पस, तो एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद पॉइंट क्या था सर, उसके बाद था हमने किसको बुलाया था सर, उसके बाद हमने बुलाया था डिविजनल लेवल वालों को, और उनको क्या कहा था सर, उनको स्पेसिफाई किया था ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, और कहा था ट्रांसलेट दीज पर्पस इनटू गोल्स, और कहा था ट्रांसलेट दीज पर्पस इनटू गोल्स इन सच अ वे, और क्या कहा था कि असेस करो, क्या सीपीटी, कॉस्ट टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल। मैंने आपको मेन पॉइंट्स याद करा दिए उससे, कहानी से। अब उस कहानी को याद करते हुए आपको ये सारे पॉइंट जो है वो समझने होंगे और लिखने भी होंगे, ठीक है? चलो, लिखना मतलब अपने कॉपी में तो नहीं लिखना, आपको एग्जाम में लिखने की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला पॉइंट था सर यूनैनिमिटी एंड पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू एंश्योर यूनैनिमिटी, मेरे साथ साथ कहो, टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद बुलाया था मिडिल और फंक्शनल लेवल को, उनको हमने क्या कहा था सर, उनको हमने स्पेसिफाई किया था, लिखो, कहो टू स्पेसिफाई, कहो मेरे साथ साथ, टू स्पेसिफाई organization purposes, to specify organization purposes and the translation of these purposes into goals in a such a way, in such a way the cost, time and performance, in such a way the cost, time and performance parameter can be assessed and controlled। उसके बाद क्या था सर, उसके बाद हमने बुलाया, जब वो जा रहे थे तो हम उनको स्टैंडर्ड से एलोकेट किया था ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। तो टू डेवलप, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है सर, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, और मोटिवेट करा था, यानी कि टू प्रोवाइड अ बेसिस, दोनों में क्या है सर, बेसिस प्रोवाइड हो रहा है, किस लिए, फॉर मोटिवेटिंग, to provide a basis for motivating the use of organization resources। उसके बाद क्या था सर, उसके बाद एम्प्लॉय को बुलाया गया, और एम्प्लॉय को उन्होंने क्या बताया, फोकल पॉइंट बताया, टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट। उसके साथ साथ क्या बताया सर, फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद इन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, और क्या बताया सर, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, यानी पहला पॉइंट फोकल पॉइंट, दूसरा है सर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। बात समझो,
टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट यानी एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन दी। मुझे बताओ क्या उन पॉइंट से आप ये पूरा सेंटेंस बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बाद क्या था? उसके बाद था सर उन्होंने अच्छे से काम करा, किसने? एम्प्लॉयज ने अच्छे से काम करा, यानी कि उन्होंने कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट करा। तो यहां पे टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव और गोल्स को किसमें कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट करा? वर्क स्ट्रक्चर में। involving the assignment of task to responsible element within the organization, assignment of task to responsible elements within the organization। और लास्ट में क्या हुआ सर? पार्टी मनाई तो सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर, प्रोफेशनल बिजनेस लाइक एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉय वर्क अंडर गोल ओरिएंटेड मैनर। मुझे बताओ सातों पॉइंट क्या आपको समझ आ गए? अब इसको एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, मेरी बात समझना। मैं इस बार आपको प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको समझाऊंगा। अभी तो मैंने आपको रटने वाली बात बताई थी, अब इसको समझ के करते हैं कि एक्चुअली में मिशन स्टेटमेंट जो है, मिशन स्टेटमेंट किसकी बात करता है सर? मिशन स्टेटमेंट प्रेजेंट की बात करता है। मिशन स्टेटमेंट फोकस ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। तो मिशन स्टेटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? तो जब मिशन स्टेटमेंट होगा तो बताओ, जब तक मेरे पास लिखा हुआ नहीं होगा, जब तक मुझे पता नहीं होगा कि भाई मुझे करना क्या है और मैं किस हालत में हूं, किस पोजीशन में हूं, तब तक मैं अपने विजन तक पहुंच नहीं सकता। तो सबसे पहले तो क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबसे पहले उनके अंदर यूनैनिमिटी होनी चाहिए अपने पर्पस को लेके, अपने पर्पस को लेके यूनैनिमिटी होनी चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, मेनली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप लेवल की बात कर रहा है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि भाई मिशन स्टेटमेंट जो है टॉप लेवल वालों को पता होगा, तभी तो वो यूनैनिमस पर्पस होगा उनके अंदर, यानी यूनैनिमिटी से मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद सर अगर मेरे पास मिशन स्टेटमेंट होगा तो स्पेसिफाई होगा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, टॉप लेवल वालों को तो यूनैनिमिटी है, और जो है उसका पर्पस जो है हम ट्रांसलेट कर पाएंगे पर्पस को किसमें? गोल में। यानी कि अब किसकी बात हो रही है सर? मिडिल लेवल वालों की, कि जब उनको पता चलेगा या उनको हम बताएंगे तो वो ट्रांसलेट या कन्वर्ट करेंगे उस पर्पस को गोल में, कि वो उनके लिए गोल बन जाएगा। ठीक है, यानी हमारा पर्पस है कि भाई 20 साल के अंदर, जैसे आपका पर्पस है कि 10 साल के अंदर फिर हमें यूएस कनाडा में शिफ्ट हो जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है। मैं ये नहीं कह रहा जाना ही है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, उसको पता, आपको पता होना चाहिए, आपकी फैमिली के अंदर सबको वो बात पता होनी चाहिए, और सब के सब यूनैनिमस तरीके से मान जाने चाहिए कि हाँ भाई ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई अब मेरा जो पर्पस है मुझे इसको गोल में कन्वर्ट करना है। गोल मतलब क्या है सर? लॉन्ग टर्म जाने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, दैट इज अवर गोल्स। तो भाई ट्रांसलेट करेंगे दीज पर्पस इनटू गोल्स, किस तरीके से? इन सच अ वे ताकि हमारे पास कॉस्ट भी कम लगे, टाइम भी कम लगे, और परफॉर्मेंस भी क्या हो सके? बेटर हो सके। मतलब इनको क्या कर सके हम असेस कर सके और कंट्रोल भी कर सके। मुझे बताओ, दो पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट तो बहुत सिंपल है, बेसिस डेवलप हो जाएगा भाई, क्या स्टैंडर्ड बनाएंगे रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए। फिर बेसिस बन जाएगा किस लिए सर? मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट करने के लिए किस लिए? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज कर सके। फिर उसके बाद सर मिशन स्टेटमेंट जो है ये बताता है हमें क्या? फोकल पॉइंट, एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है, किसके लिए? उन लोगों के लिए, those who can identify within the organization purpose, जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बता सकते हैं, और उसके साथ साथ इससे क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगी। ये एक्चुअली इंप्लॉइज की ही बात कर रहा है भाई। मिशन स्टेटमेंट से इंप्लॉइज को भी पता चलेगा ना ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, और उससे उनको हम यानी कि जो टॉप लेवल है क्या देंगे? उनको डायरेक्शन देंगे। एक्चुअली डायरेक्शन इंप्लॉइज को देनी होती है हमेशा, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट को तो डायरेक्शन पता ही होती है, वो तो आगे दूसरों को बताते हैं। फिर क्या था सर? इससे क्या है कि ट्रांसलेट होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव और गोल। अब ऑब्जेक्टिव और गोल है, अब इस गोल को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वर्क में। यानी कि भैया हमें अगर 10 साल में यूएस सेटल होना है तो हमारा गोल जो है वो है पढ़ाई करना। अब पढ़ाई करने के लिए पढ़ने बैठना भी तो पड़ेगा, तो गोल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा सर वर्क स्ट्रक्चर में। इन्वॉल्विंग
द असाइनमेंट ऑफ टास्क, इसमें हमें अपने टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूं, बाकी टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, रिवीजन का टाइम देते हैं, टेस्ट के लिए आपको कहते हैं, ये आपके असाइनमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट मतलब जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, यानी अगर आपको टैक्स का होमवर्क मिल रहा है तो वो आप उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आपको कॉस्टिंग का मिल रहा है तो कॉस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये उसकी बात कर रहा है। फिर इससे क्या कंप्लीट होगा सर, ओवरऑल वर्क कल्चर बनेगा, प्रोफेशनल बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट बनेगा, एंड एम्प्लॉय वर्क अंडर गोल ओरिएंटेड मैनर, क्योंकि मिशन पता होगा तो उनको अपना गोल भी पता होगा। मुझे बताओ क्या आपको सारी बातें समझ आई या नहीं आई? ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो यही बात मैंने यहां लिखी है। सबसे पहला पॉइंट है टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दीज पर्पस इनटू गोल्स इन सच अ वे that cost, time and performance parameter can be assessed and controlled. Point number 3 है to develop a basis of standard for allocating organization resources, और बीच में यहाँ पे गायब हो गया, पर मोटिवेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो भी बेसिस ही बनता है। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 है टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। छठा पॉइंट है टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन of objective and goal into work structure involving assignment of task to responsible element within organization। और point number 7 है सर to set overall work culture, business professional business like environment and employee work under goal oriented manner। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, चलो आप जरा इसको लिखते हैं। देखो, what are the important points while writing a mission of a company, a mission statement of a company। यानी कि सबसे पहला पॉइंट है कि भैया अगर हम किसी भी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, टू गिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस मिशन स्टेटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को, यानी जब वो मिशन स्टेटमेंट में लोगों को बताऊं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बताऊं, तो उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल आइडेंटिटी होनी चाहिए कि उसमें कुछ यूनिकनेस है, बिजनेस एम्फेसिस होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी बिजनेस कर रहे हो, लेट्स सपोज आप खाने का, होटल इंडस्ट्री का, और मिशन स्टेटमेंट में आपने लिखा है कि हम स्टार मार्स पे चले जाएंगे, तो भैया मार्स पे जाके थोड़ा ना आप वहां पे कोई रेस्टोरेंट खोलोगे, अभी तो वो तो फ्यूचर की बात है, 100-200 साल में जो भी है, पर अभी तो आप अपने जो बिजनेस है उस पर मेन ध्यान दोगे, उससे रिलेटेड होना चाहिए, और उसके अंदर डेवलपमेंट का पाथ भी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाए कि हम इंडिया में काम करेंगे बस, नहीं, हम पूरी दुनिया में काम करेंगे और भी हम सेक्टर्स में जाएंगे, मतलब ऐसे करके डेवलपमेंट का उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट हो। कंपिटेंसीज, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए सर, क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लियर। क्या कि भैया हमें कौन सी नीड्स हैं जिनको सेटिस्फाई करना है मार्केट में, किन चीजों की डिमांड हमें पूरी करनी है, हमारे कस्टमर ग्रुप कौन से होने चाहिए, उनको टारगेट हमें करना है। टेक्नोलॉजी और कंपिटेंसी, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हम इतने कंपिटेंट हैं, वो सब भी एक मिशन स्टेटमेंट बनाते हुए आपको मतलब पता होनी चाहिए। देखो, मिशन स्टेटमेंट होता तो छोटा है, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, तो क्या सोचना पड़ता है ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल राइटिंग हो रहा है ये, जब आप राइट कर रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए वाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, आओ चलो पॉइंट नंबर 3, लास्ट पॉइंट है, शुड बी यूनिक होना चाहिए। बताओ, पॉइंट समझ आ गए, बात समझ आई आपको, लिख लिया? हम क्या कर रहे हैं सर, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे सर कॉन्सेप्ट नंबर 6 जिसमें हमने विजन कर लिया, मिशन कर लिया, और अब पॉइंट नंबर 3 है सर गोल एंड ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहले यहां पे एक हाथ बना के ऐसे लिखो, कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, लिखो कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को हम फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूट मॉड्यूल हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया, कैन बी
यूज इंटरचेंजेबली। अब लिखो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर ए गोल्स लिखो इसमें, गोल्स में। तो गोल क्या है सर? गोल हमारे एंड रिजल्ट है। अब जरा मेरी बात समझो, लिखना मत इसको, पहले ये लिख लो, लिख लिया? अब जरा मेरी बात समझो सर, हम यहां पे खड़े हैं और हम यहां देख रहे हैं, ये क्या है सर? ये है 10 साल बाद की पिक्चर, मतलब ये है सर विजन। और सर हम यहां पे खड़े हुए हैं कि हम किस बिजनेस में हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये क्या है सर? ये है मेरा मिशन। अब मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। क्या ये जो मैं यहां लंबी प्लानिंग कर रहा हूं, ये तो मेरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, विजन मिशन। क्या इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे छोटे छोटे प्लान भी बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल सर, विजन और मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपको छोटे छोटे प्लान भी बनाने पड़ेंगे, जिसको आप कहोगे गोल्स, जिनको आप कहोगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी आप बात समझिए कि सर देखो, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं ना, उनको विजन पता होता है और उनको अपना मिशन पता होता है। फिर वो क्या करते हैं, वो मिडिल लेवल वालों को भी विजन मिशन बता देते हैं। फिर जो मिडिल लेवल वाले हैं, वो एम्प्लॉय को मिशन और विजन नहीं बताते, उनको थोड़ा बहुत पता होता है, पर वो उनको क्या, उनसे तो काम करवाना है। तो इसको पाने के लिए जो हम छोटे छोटे काम करेंगे, जो अपने गोल्स बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ताकि हम अपना विजन और मिशन कंप्लीट कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि सर विजन और मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें इसको ट्रांसलेट या कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। तो सर गोल तो समझ आ गया कि गोल क्या होते हैं सर। गोल जो है एंड रिजल्ट होता है कि हमें क्या चाहिए। एग्जाम्पल हमने टाटा कंपनी का लिया कि टाटा कंपनी इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनना चाहती है। ये क्या है सर? ये इसका गोल है। ये क्या है? इसका गोल। गोल क्या है सर? एंड रिजल्ट है कि एंड में हमें बनना या करना क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। दूसरा ये क्या है सर? ये होने चाहिए हमारे ओपन एंडेड। इंपॉर्टेंट लाइन है, गोल्स शुड बी ओपन एंडेड। और डिनोट करें, क्या डिनोट करें? ये फ्यूचर आउटकम। सर ये ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड का मतलब है जो कि हमेशा ओपन रहे, खुला रहे। जैसे कि हमारे केस में एग्जांपल हमने लिया कि टाटा कंपनी जो है वो इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनना चाहती है। तो बनना चाहती है क्या मतलब? एक बार अगर बन गई और एक बार उसके पास ये खिताब आ गया कि हाँ, आप ऑटोमोबाइल कंपनी के इस साल 2024-25 में या 25-26 में सबसे ज्यादा कार टाटा की बिकी, टॉप कंपनी बन गई, तो क्या यहां पे हमारा गोल कंप्लीट हो गया? नहीं सर, गोल ओपन एंडेड है। अगले साल भी हम यही चाहेंगे, उसके अगले साल भी हम यही चाहेंगे। तो गोल्स आर ओपन एंडेड, गोल्स आर ओपन एंडेड एंड डिनोट फ्यूचर आउटकम। अच्छा सर, तो सर पॉइंट नंबर बी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? लिखो ऑब्जेक्टिव्स। आओ जरा मेरे साथ समझो, ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो है हमारा क्या सर? ऑब्जेक्टिव है क्लोज एंडेड। क्या है सर? क्लोज एंडेड। दूसरा, टाइम बेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? टाइम बेस्ड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। और ये सर टारगेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? टारगेट्स होते हैं, जिसके थ्रू विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल, ताकि हम अपना गोल अचीव कर पाए। ये प्रिसाइज होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं इन स्पेसिफिक टर्म्स। सर मतलब समझते हैं एग्जांपल से। मुझे बताइए जरा गाइस, मुझे ये बताइए कि मुझे ये बताइए कि टाटा कंपनी का गोल क्या था? सर टाटा कंपनी का गोल है कि इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनी रहे, और ये ओपन एंडेड है, ये गोल हमेशा रहेगा। अभी जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं उनको भी ये गोल मिलेगा, ये नौकरी छोड़ के चले जाएंगे या फिर ये नहीं रहेंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे या कुछ भी हो, तो भी एक गोल तो हमारा रहेगा, यानी ओपन एंडेड है। अब इस गोल को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इस गोल को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या बनाया सर? हमने टारगेट सेट करा, हमने टारगेट सेट करा जो कि मेजरेबल है। मेजर मतलब कितना सर? हमने बताया कि साल 25-26 में हमें कम से कम 10 लाख कारें बेचनी है। एटलीस्ट कितनी कार बेचनी है सर? 10 लाख कारें तो बेचनी ही बेचनी है। टारगेट सेट हुआ, मेजरेबल है, बिल्कुल मेजरेबल है। क्या स्पेसिफिक टर्म्स में है? बिल्कुल सर, मेजरेबल होगा तभी तो स्पेसिफिक टर्म्स में है। क्या इससे
इससे हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल सर। अभी 10 लाख कार है, अगले साल हम 15 लाख करेंगे, फिर 20 लाख करेंगे। क्या ये क्लोज एंडेड है? हाँ सर, क्लोज एंडेड है, क्योंकि 25-26 में स्पेसिफाई कर दिया आपने 10 लाख एटलीस्ट। अगले साल आप बढ़ा के 15 कर दोगे, तो ये वाला तो ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अगले साल ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, उसके साल ऑब्जेक्टिव आपका और चेंज हो जाएगा। टाइम के हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव टारगेट जो है वो सर चेंज होते रहते हैं। मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव समझ आया? ऑब्जेक्टिव क्या है सर? क्लोज एंडेड होंगे। क्या होंगे? क्लोज एंडेड। और गोल क्या रहेंगे सर? गोल हमेशा ओपन एंडेड रहेंगे। क्या रहेंगे सर? ओपन एंडेड। ठीक है, आगे लिखो। आइए गाइस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। आओ जरा। सबसे पहले मैंने आपको बताया, ठीक है, कि गोल्स क्या है सर? गोल हमेशा क्या होंगे सर? एंड रिजल्ट होंगे। क्या होंगे सर? एंड रिजल्ट होंगे दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव। उसके अलावा फिर मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? टाइम बेस्ड। ऑब्जेक्टिव है सर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल्स। अब गोल्स में पढ़ते हैं सर। कह रहा है कि गोल्स आर ब्रॉड एंड जर्नल। गोल जो है ब्रॉड और जर्नल होते हैं। एम्स टू एम्स दैट डिस्क्राइब व्हाट डू यू वांट टू अचीव, कि भैया हमें क्या अचीव करना है इन फ्यूचर। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक डिटेल और डेडलाइन, क्योंकि इनकी ये ओपन एंडेड है। ये क्या है? ओपन एंडेड है। कि भैया हमने एग्जांपल लिया कि भैया हमें सर हमें बनना है, क्या बनना है? इंडिया का टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बननी है। तो ये क्या एंड रिजल्ट होगा? नहीं सर। ये जो है हमारा क्या होना, सॉरी, ये क्या क्लोज एंडेड होगा? नहीं सर, ये ओपन एंडेड होगा, लेकिन ये एंड रिजल्ट बताएगा हमारा। ठीक है। अच्छा, गोल्स के फीचर क्या है सर? ब्रॉड है, जनरल है, डिस्क्राइब करता है हमें क्या चाहिए, डू नॉट हैव डेडलाइंस और ओपन एंडेड होंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक होंगे कि भैया हमें सर जी हमें 10 लाख कारें बेचनी है या 50 लाख कार बेचनी है साल भर की। अवर दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, एक्शंस दैट हेल्प अचीविंग इन द गोल, दे हैव क्लियर डिटेल एंड डिफाइंड फ्रेमवर्क। ये मैंने आपको लिखवा दिया। फिर स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा सर, हेल्प इन अचीविंग गोल, और डिफाइंड फ्रेमवर्क होगा। लास्ट में है सर ये क्या होगा? क्लोज एंडेड। क्या होगा? क्लोज एंडेड। तो गोल होगा ओपन एंडेड, ऑब्जेक्टिव होगा क्लोज एंडेड। आप अगर एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है सर, बात समझ आ गई है? फिर आपको मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, आओ जरा इसको एक बार बुक में से पढ़ते हैं। गोल क्या है सर? गोल मैंने आपको बताया एंड रिजल्ट है दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव। जैसे टाटा ऑटोमोबाइल का है कि इंडिया का टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनना है। तो टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट, ऑब्जेक्टिव है सर टाइम बेस्ड होगा, मेजरेबल टारगेट विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने कि कितनी कार बेचनी है सर हमें 2025 में? 50 लाख। मैंने 10 लाख लिखवाया पर यहाँ 50 लिखा हुआ है। ये क्या कह रहे भैया की बात सुनिए। कह रहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट देयर विजन एंड मिशन इनटू गोल एंड ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको ये बात समझा दी कि विजन और मिशन को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे हमें प्लान चाहिए, वो बनेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स। गोल जो है वो ओपन एंडेड होंगे। और क्या बताएंगे सर? फ्यूचर स्टेट ऑफ आउटकम। आपको सिर्फ ये जो है हेडलाइंस मतलब हेडिंग है यही लिखनी है। जब घर पे आप होमवर्क करोगे आपको सारा नहीं लिखना है, मतलब जो उनकी डिटेल्स है वो नहीं लिखनी, सिर्फ ये हेडलाइंस लिखनी है। ठीक है, हेडिंग्स लिखनी है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है सर? क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे कि भाई 10 लाख या 50 लाख कार बेचनी है इस साल, क्लोज है। अगले साल का टारगेट अलग बनेगा। ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स विच आर प्रिसाइज एंड एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। फिर कह रहा फंक्शन एज यार्डस्टिक फॉर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस। जब हम टारगेट सेट करेंगे तो क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से, जब हमारे गोल सेट होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, तो क्या ये एक यार्डस्टिक मतलब मेजर करने के लिए हमारा एक ट्रैकिंग परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यार्डस्टिक या एक टूल बन जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही। यानी हमारे बहुत सारे आउटलेट हैं ऑल ओवर इंडिया में, टाटा कंपनी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे आउटलेट हैं। हमें कुल मिला के कितनी कारें बेचनी थी सर? 50 लाख कार बेचनी है 2025 में। तो हम क्या करेंगे सर? हमने टारगेट सेट कर रखा है 50 लाख कार का। तो इससे क्या है सर? एक यार्ड स्टिक यानी एक टूल क्रिएट हो गया, जिससे हम परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं।
उसके साथ साथ बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब हमने टारगेट फिक्स कर दिया, ये रहा, फॉर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, टारगेट फिक्स करा जिससे हम गाइड करेंगे किसको, अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी। कौन करता है सर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी? इंप्लॉय पूरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी। कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट्स, बिल्कुल, द रिजल्ट एंड आउटकम इट वांट्स टू अचीव, दे फंक्शन एज यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक आप कह सकते हो नापने का एक टूल है, आप कह सकते हो दे फंक्शन एज अ टूल फॉर ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस या फॉर मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। फिर कह रहा है कि एचडीएफसी, जैसे एग्जांपल दे रहा है, एचडीएफसी कैन हैव मल्टीपल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सर कुछ नहीं है, प्लानिंग की तो बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, विजन मिशन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है गोल्स ऑब्जेक्टिव। तो एचडीएफसी भी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाएगा विच अलाइन, जो कि किसके साथ जुड़े होंगे, मिशन और विजन, या मैं कहूं जो उसका मिशन और विजन है वो बहुत लॉन्ग टर्म का है, उसके लिए छोटे छोटे शॉर्ट टर्म और थोड़े बड़े लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाएगा, गोल्स बनाएगा जो उसके मिशन और विजन को कंप्लीट करने के लिए होंगे। दस द ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि उसमें मेजरेबल होता है, स्पेसिफिक होगा, प्रिसाइज होगा, जो ट्रांसलेट करेगा गोल टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। उसके बाद कितने पॉइंट हो गए सर हमारे? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यानी टूल होगा पॉइंट नंबर 4। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू एंड ग्रो, ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव गोल्स, बिल्कुल सर सबके गोल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे भी गोल है सर, हमें क्या नाम है, अभी इंटर पास करना है सर, अभी तो ये गोल है। दे वांट टू अचीव, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुवर्ड दीज गोल्स नेवर स्टॉप बिकॉज इट हेल्प्स टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू एंड ग्रो। कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एज अ स्टूडेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम चार्टर्ड बन जाएंगे, क्लोज एंडेड है, लेकिन सर हम हमेशा नॉलेज गेन करते रहेंगे, ये मेरा क्या है सर, ये मेरा गोल है। यानी सीए बनना जो है वो है ऑब्जेक्टिव, क्लोज एंडेड, और नॉलेज लेना वो है गोल। तो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में अचीव, वांट टू अचीव प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुवर्ड दीज गोल्स, कि गोल्स पे काम करते रहेंगे, और गोल्स क्या है सर, गोल्स ओपन एंडेड है, नेवर स्टॉप, नॉलेज हम लेते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू एंड ग्रो, या हम भी एज अ चार्टेड, एज अ प्रोफेशनल कंटिन्यू एंड ग्रो करेंगे जब हमारा गोल होगा नॉलेज गेन करना, जो कि ओपन एंडेड होगा, कभी खत्म नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, गिव अ क्लियर पर्पस, क्लियर पर्पस होगा इससे ऑब्जेक्टिव्स, गिव अ क्लियर पर्पस, बता रखा था सर 50 लाख कारें बेचनी है 2025 में, क्लियर पर्पस टू ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प डिसाइडिंग डायरेक्शन, इससे क्या मिलेगा सर, डायरेक्शन भी मिलेगी, ये मैंने आपको लिखवा दिया था। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज हेल्प्स इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। भाई सीधी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिसोर्सेज आप ऐसे प्लान करो, ऐसे बनाओ कि जिससे आप ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सको। कि ऑब्जेक्टिव बना लिए, एम्प्लॉय कह रहा है कि भैया सर जी यहाँ पे भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत है, हमें यहाँ पे भी मार्केटिंग करनी चाहिए, हमें यहाँ पे शोरूम खोलना चाहिए, 50 लाख कारें बेचनी है, तो हमारे शोरूम ही नहीं है, बहुत सारी कंपनीज के हैं पर हमारे नहीं है, तो कारें कैसे बिकेंगे इतनी? तो क्या करेंगे सर, स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज और रिसोर्सेज ऐसे प्लान करेंगे और अरेंज करेंगे जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। आओ जरा पॉइंट नंबर 7, ऑल्सो एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। भाई गाइडलाइंस किसको दी जाएगी सर, गाइडलाइंस इंप्लॉइज को दी जाएगी कि भैया हमें 50 लाख कारें बेचनी है सर जी, दोस्तों हमें 50 लाख कारें बेचनी है, तो गाइडलाइंस दे दी गई। दीज ऑब्जेक्टिव ऑल्सो एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड मेजर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजर होगी इससे। बाय सेटिंग एंड फॉलोइंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टे फोकस एंड सक्सेसफुल, फोकस रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे अगर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? अब आपको क्या करना है सर घर पे, आपको ये 7 पॉइंट घर पे करने हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने ये भी लिखा है कि इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे लिखो क्वेश्चन, या क्वेश्चन लिखना क्या मैं आपको इसी में समझा देता हूं, इसी में समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल, ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर, ऑब्जेक्टिव सिंपल हमारा टारगेट है, टारगेट।
और टारगेट क्या होता है सर? क्लोज एंडेड होता है। जैसे कि 50 लाख कार बेचना कब? 2025 में। तो कह रहा है ऑब्जेक्टिव जो मीनिंगफुल होंगे, ऐसे नहीं कि कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव टू बी मीनिंगफुल, ऐसे हमारे टारगेट मीनिंगफुल होने चाहिए। तो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सर? मीनिंगफुल। टू सर्व द इंटेंडेड रोल, हमारा इंटेंडेड रोल या इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है कि हमें सीए इंटर अच्छे नंबरों से क्लियर करनी है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सर? मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं इसको कह रहा हूं कि भाई तुम्हें जो है, जैसे आजकल बड़ा चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई 70-70 घंटे काम करो, मैं इसको कह रहा हूं 70 घंटे काम करो, रात को भी हम अपना शोरूम ओपन रखेंगे। वो कह रहे भैया क्या मतलब है रात को शोरूम ओपन रखेंगे? रात को कौन आ रहा है कार लेने के लिए? रात के 3 बजे को ये सोचेगा सोते सोते कि चलो कार लेकर आ जाते हैं। तो भैया ये सब चीजें नहीं चलेंगी, मीनिंगफुल होना चाहिए। अब वो कह रहा है मीनिंगफुल होने के लिए क्या चीजें चाहिए? मीनिंगफुल होने के लिए क्या चीजें चाहिए? तो सिंपल है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कहानी वही अपनी कि भैया एक हमारा सेल्स मैनेजर है जिसका नाम है ओबरेजीवाल। क्या नाम है इसका सर? ओबरेजीवाल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं हम इसको। ऑब्जेरीवाल है इसका नाम। एक सेल्स मैनेजर था जिसे एक साल में 50 लाख बॉटल्स बेचने का टारगेट मिला, यानी क्लोज एंडेड टारगेट दिया। हम कार लेके चल रहे हैं पर मैंने इस एग्जांपल में बॉटल ले लिया, तो हमने इसको बॉटल, यानी हम अब कोक और पेप्सी की बात कर रहे हैं, या हम बात करें कि एक नई कंपनी आई है सर रिलायंस की, कैंपा कोला, उसकी बात कर रहे हैं कि जिसको हमने टारगेट दिया कि 50 लाख बॉटल इसको बेचनी है। किसको? ओब्जेरीवाल को। अब ओब्जेरीवाल को टारगेट दिया हमने कि हमने कहा तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टू बी मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव? टू बी मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव, आओ जरा सबसे पहले तो सर ये ओबरीवाल जो है वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा इंसान है, सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखता है, सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखता है, यानी कि रिलेशन रखता है, रखता था विद इन्वायरमेंट, अपने जो आसपास के लोग हैं, इन्वायरमेंट है, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखता है। यानी पॉइंट नंबर 1 है सर, ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट। चलो अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 1 क्या था सर? पॉइंट नंबर 1 कि ओबरेजीवाल जो है वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा रिलेशन रखता है किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। तो लिखो, लिखो, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट नंबर 1 लिखो, ऑब्जेक्टिव्स शुड डिफाइन, ऑब्जेक्टिव्स शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस, objectives should define the organization's relationship, the organization relationship with its environment, with its environment। दोबारा बोल रहा हूं शुरू से कि ऑब्जेक्टिव जो है इसको हमने ऑब्जेक्टिव दिया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम कि मीनिंगफुल होने के लिए क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये क्या है सर? अच्छा रिलेशन रखता है किससे? इन्वायरमेंट से। यानी ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट। लिख लिया? चलो, तो एक तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? रिलेशनशिप अच्छा है इन्वायरमेंट के साथ। दूसरा, दूसरा है सर, एक दिन बड़े मैनेजर्स ने बुला के उसे टारगेट दिया जो उसे चैलेंजिंग लगा, उसको एक टारगेट दिया, उसको लगा बड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, क्या टारगेट दिया? देखो, दे शुड बी चैलेंजिंग। पॉइंट नंबर 2 लिखो, दे शुड बी चैलेंजिंग। यानी कि सबसे पहला पॉइंट था सर, अच्छा इंसान था, रिलेशनशिप अच्छा बना के रखता था किससे? जितने भी इन्वायरमेंट वाले लोग हैं उनसे। उसके बाद सेकंड में क्या? उसको मैनेजर ने बुलाया और उसको टारगेट दिया जो उसको चैलेंजिंग लगा, उसको चैलेंजिंग लगा। उसको कहा इधर आओ भाई ओब्जेरीवाल, और ये बताओ क्या 50 लाख कार बॉटल बेच सकते हो साल की? उसने कहा क्या ये चैलेंज है? हमने कहा चैलेंज दे रहे हैं तुम्हें। कह रहा ठीक है, तो दे शुड बी चैलेंजिंग। लिखो पॉइंट नंबर 2, दे शुड बी चैलेंजिंग। ठीक है, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करना है। दे शुड बी चैलेंजिंग। सर कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है। अच्छा, फिर क्या हुआ सर कहानी के अंदर? सर उसको टाइम फ्रेम दिया गया। उसने ये पूछा कि ठीक है चैलेंज तो मैंने ले लिया, पर टाइम फ्रेम तो दो, कितने टाइम में? उसको हमने कहा एक साल में 50 बॉटल बेचनी है। कितने टाइम में बेचनी है सर? एक साल में 50 बॉटल्स बेचनी है। तो पॉइंट नंबर 3 लिखो, दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। लिखो, दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। हमने उसको क्या दिया सर? टाइम फ्रेम दिया कि एक साल में बॉटल बेचेंगे, कि एक साल में आपको क्या करना है सर? बॉटल बेचनी है। तो पॉइंट नंबर 3 लिखो, दे शुड बी टाइम फ्रेम, दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम।
दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। आओ जरा एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था सर, हम पढ़ रहे हैं ऑब्जरीवाल को सेल्स मैनेजर था ये, हमने इसको ऑब्जेक्टिव दिया, क्लोज एंडेड टारगेट दिया कि कितनी बॉटल बेचनी है, 50 लाख बॉटल बेचनी है साल की, मतलब 50 लाख बॉटल बेचनी है, ये हमने इसको बुलाए के बोला। तो इसमें क्या मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, तो सबसे पहले हमने इसको बुला के कहा कि भैया आपको बॉटल बेचनी है। अच्छा, इसका नेचर कैसा था सर, अच्छा इंसान था, रिलेशनशिप अच्छा रखता था नेचर से, यानी पहला पॉइंट था ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट। फिर हमने उसको बुला के क्या दिया सर, टारगेट दिया, जो उसको क्या लगा, चैलेंजिंग लगा, उसको लगा ये तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, तो दे शुड बी चैलेंजिंग, दे शुड बी चैलेंजिंग। उसके बाद क्या था सर, इसने पूछा कि भाई कितने टाइम में, यानी हमने इसको क्या दिया, टाइम फ्रेम, यानी कि दे शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, दे शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम। अब क्या हुआ सर, अब ओजरीवाल ने सारे सेल्समैन को बुलाया, यानी वो हेड था और बाकी जो उसके साथ वाले लोग थे उनको बुलाया, एंड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बताया। अब उसने कहा कि अब आपको तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक टारगेट मिला है, चैलेंज मिला है मुझे, तो स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बताया, जिससे अप्रेजल, और कहा कि अगर ये काम करोगे तो आपको अप्रेजल मिलेगा, क्या मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा। तो ओब्जरीवाल ने अपने सारे लोगों को बुलाया और स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बताया, जिससे अप्रेजल मिलेगा, जिससे अप्रेजल मिलेगा। तो ये हो गया सर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 लिखो, दे शुड प्रोवाइड, दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर, दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, they should provide standards for performance appraisal। पॉइंट नंबर 4 लिख लिया, they should provide standards for परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसने सबको बुलाया और कहा कि स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बताया कि भैया आपको इतने घंटे काम करना है, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, लंच ब्रेक ऐसा होगा, टाइम से आपको आना है, टाइम से जाना है, और आपको अप्रेजल मिलेगा, यानी कि दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आगे क्या हुआ सर, आगे हुआ ऑब्जरीवाल ने बेसिस बनाया ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सके, किस लिए कि 50 बॉटल उसने बेचनी है। अब उसने बुला के काम तो बता दिया, अब उसको बेसिस बनाया उसने, यानी प्लानिंग करी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग से, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सके कि कैसे 50 लाख बॉटल वो बेचे। तो आगे लिखो पॉइंट नंबर 5, दे शुड प्रोवाइड द बेसिस, they should provide the basis for strategic decision making, they should provide the basis for strategic decision making, they should provide the basis for strategic decision making। चल, अब क्या हुआ सर, अब फिर उसने काम करना शुरू करा। अब उसने पर्पस को हेल्पफुल तरीके से, उसने पर्पस को हेल्पफुल तरीके से अचीव करने के लिए मिशन बनाया। अब जो उसका पर्पस था उसको कंप्लीट करने के लिए उसने मिशन बनाया। लिखो, दे शुड बी फैसिलिटेटिव, फैसिलिटेटिव का मतलब होता है हेल्पफुल। पॉइंट नंबर 6 लिखो, दे शुड बी, दे शुड बी फैसिलिटेटिव, दे शुड बी फैसिलिटेटिव, ब्रैकेट में लिख लेना हेल्पफुल। पॉइंट नंबर 6, दे शुड बी फैसिलिटेटिव, ब्रैकेट में हेल्पफुल, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ, टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस, टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। अब क्या करा सर, उसने सारे सेल्समैन को बुलाया और कोरिलेट करा, सारे सेल्समैन को कोरिलेट करा विद ईच अदर। तो पॉइंट नंबर 7 लिखो, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स शुड कोरिलेट विद ईच अदर, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स शुड कोरिलेट, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है इसको ऑब्जेक्टिव अलग उसको ऑब्जेक्टिव अलग, सबके ऑब्जेक्टिव कोरिलेट होने चाहिए। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, टाटा कंपनी की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हम 30 लाख कार बनाएंगे, और बेचने वाले को आपने कह दिया 50 बेचेंगे, वो कह रहे कि जब बनेगी 30 तो भाई मैं 50 कैसे बेच पाऊंगा। बात समझ आ रही है, उसका ऑब्जेक्टिव और हमारा, यानी कि बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग वाले का और बेचने वाले का, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए विद ईच अदर। अब क्या करा उसने सर, अब लास्ट में कंट्रोलेबल, लास्ट में उसने क्या करा, कंट्रोलेबल तरीके से
सबसे काम करवाया एंड मेजर करा अपना काम, यानी अब उसने कंट्रोलेबल तरीके से सबसे काम कराया और मेजर करा अपना काम। तो पॉइंट नंबर 8 लिखो, दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। बताओ समझ आया या नहीं आया? दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। अच्छा, उसके बाद सर पॉइंट नंबर 9, 9 में क्या करा उसने? अब लास्ट में सेल्स चेक करी बारी बारी, क्योंकि कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए भाई। सेल्स चेक करी हमने, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक कितनी हुई? दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, लिख लो पॉइंट नंबर 9, दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। चल लास्ट में पॉइंट नंबर 10, फिर उसने क्या करा सर? उसके पास कंस्ट्रेन था ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस का, तब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लड़के उसने टारगेट पूरा करा, यानी उसके रिसोर्सेस कम थे, उसके बाद भी उसने क्या करा? टारगेट पूरा करा। तो पॉइंट नंबर 10 है, लिखो, ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सेट विद इन कंस्ट्रेन। यानी ऑब्जेक्टिव आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल ही पता नहीं मीनिंगलेस बना दिए। जो आपकी कंस्ट्रेन है, जो आपकी लिमिटेशंस है, उसी के अंदर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट्स, ब्रैकेट में लिख देना लिमिटेड या लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर आपके टारगेट सेट होंगे। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी हमें पता है कि भाई लोग जो है वो कार खरीदते ही 10 लाख है और मैंने टारगेट बना लिया 50 लाख का, तो भैया जब लोग ही कम है खरीदने वाले, लोगों के पास इनकम ही नहीं है, तो कार कैसे खरीदेंगे भाई? चलो, तो पॉइंट नंबर 10 लिख लो, ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट, ब्रैकेट में लिख लेना लिमिटेड या लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जी बताओ, बात समझ आई? हाँ सर, बात समझ आ गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है? चलो, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद। बाय।